जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक ठाक रखे। जी बेटा, कल के लेक्चर में हमने जो शट डाउन डिसीजंस हैं उसको शुरू किया था और उसके ऊपर कमोबेश को तीन एक सवाल किए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है उसका एरिया वो हमारा काफ़ी अरसे से चल रहा है, चूँकि ये कमोबेश मेरा ख्याल है प्रोसेस कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितना ही टाइम लेता है, लेकिन शायद मेरा ख्याल है बल्कि शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लेता है। तो आज इंशाल्लाह ताला हमारा आखिरी डे होगा डिसीजन मेकिंग का। एक सवाल हमने मजीद करना है और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक सीवीपी एनालिसिस जो है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अराउंड 10 फरवरी को इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला बड़ा इजीली ये अराउंड 10 फरवरी को हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। और कल के लेक्चर में बेटा हमने शट डाउन डिसीजंस को शुरू किया और शट डाउन डिसीजंस के बारे में हमने बात की कि बेटा ये वो डिसीजंस हैं कि जिसके अंदर हमने सिंपल दो ऑप्शंस को कंपेयर करना होता है। बेसिक लेवल पे मैंने आपसे यही बात की थी कि भाई या तो बिजनेस को शट डाउन कर दिया जाए या बिजनेस को हमने कंटिन्यू करना हो, तो दोनों ऑप्शंस के नेट बेनिफिट्स को आपस में कंपेयर कर लिया जाए, तो हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन के नेट बेनिफिट ज़्यादा हैं और फिर हम उस ऑप्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तीन आपको तरीक़ेकार बताए हुए हैं ऐसे सवालों को हैंडल करने के। एक तो ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन है, पार्शियल इंक्रीमेंटल है और फुल इंक्रीमेंटल अप्रोच है कि आप किसकी तरफ मूव करते हैं। और ऐसा मुमकिन है कि सवाल के अंदर तीन ऑप्शंस भी हों और आपने उन तीन के दरमियान वैल्यूएशन करनी हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है सर। तो जैसे हमने कल एक सवाल किया था मेरा ख्याल है साहिल लिमिटेड के नाम से, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी, ये आपके सामने है। तो इसमें तीन ऑप्शंस बन रही थी, तो उस हिसाब से जब हम सवाल को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस नजर आती हैं और मैंने कल उसका जिक्र भी किया था कि हम इसको शायद कुछ अप्रोचेस के तहत ना कर सके, लेकिन ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन की अप्रोच हर वक्त हमारे पास ओपन रहती है। जैसे कल सवाल में जब हम ये कर रहे थे, इस सवाल को हैंडल कर रहे थे, तो कुछ एक आइटम्स ऐसी थी कि जो पार्शियल इंक्रीमेंटल अप्रोच से हो रही थी, लेकिन बास को हैंडल करना ट्रिकी हो जाता है बहुत ज़्यादा। बहरहाल वो मैंने कल डिस्कस कर लिया था। तो बेटा कल के सेशन में क्वेश्चन नंबर 22 24 इनको हमने डिस्कस किया था, डिस्कस का किया था, सॉल्व भी कर लिया था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 25A इसको करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द सीवीपी एनालिसिस। ये स्प्रिंग 2022 का सवाल है, सेक्शन बी का सवाल था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दैट अटेम्प्ट, और ये 20 नंबर का सवाल है। तो एक दफ़ा इसको ज़रा रिव्यू कर लें, इसके डाटा को ज़रा अच्छी तरह देख लें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जी सर, थोड़ा सा मैंने टाइम फिर भी दे दिया आपको। तो अगेन आपको ज़्यादा टाइम दरकार होगा इसको पढ़ने के लिए, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सिचुएशन कुछ मिलती जुलती है उससे जो कि हमने कल देखी थी। तो उसने पूछा यह है कि एडवाइस करें विच ऑफ द टू ऑप्शंस वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर जेड एल। यहाँ पे खैर मुंह से कह रहा है कि दो ऑप्शंस ही हैं और 20 नंबर हैं इस चीज़ के। चलिए जी देखते हैं कि कौन सी दो सिचुएशंस के बारे में जिक्र कर रहा है। कह रहा है कि assume that the day today is 1st April 2022. Kara Zimbabwe Limited has planned to shut down its factory in Karachi on 31st December 2022. Okay. ठीक है जी। On receiving the news of shutdown, all the skilled labor employed in the Karachi factory resigned in protest effective from 31 March 2022. This has raised concerns about the factory's ability to continue operations in for the rest of the year. Okay. तो सर बात यह है, यहाँ तक अगर हम देखें कि अभी हम 1 अप्रैल 2022 पे खड़े हुए हैं और कंपनी ने प्लान कर लिया कि भाई हम 31 दिसंबर 2022 को ये फैक्ट्री जब क्लोज कर देंगे। ये न्यूज़ जब फैली तो सारे फैक्ट्री के वर्कर्स ने विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च रिजाइन कर दिया। अब इससे जो हमारे जो बाकी का जो साल है, रेस्ट ऑफ द ईयर, ज़ाहिर है बाकी के 9 माह रह गए, तो उसका जो जो टेन्योर है उसमें कंटिन्यू करना कंपनी के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गया। तो उसने मजीद इन्फॉर्मेशन क्या दी है, यूजिंग द ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2022, यानी 2022 का जब हमने पूरे साल का बजट बनाया था, तो उसके डॉक्यूमेंट की बेस पे जो रिमेनिंग 9 मंथ का जो पीरियड है उसका बजट उसने आपसे शेयर किया है। ये जो बजट है, ये देखे ना, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 22 टू दिसंबर 22, यानी कि 9 माह का बजट है।
लेकिन ये वो वाला बजट था जो कि पूरे साल का आपने बनाया था 2022 के शुरू में, ठीक है, यानी कि 2021 के एंड पे आपने बजट बनाया होगा पूरे 12 महीने का। लेकिन ये उसी की बेस पे, उसी डाटा सेट की बेस पे सिर्फ 9 माह का बजट उसने आपके सामने प्रिपेयर किया हुआ है। यानी कि कह लें कि आज से 3 माह पहले जो आपने बजटिंग की हुई थी, ये वो वाली है। अच्छा, बहरहाल उसके अलावा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या शेयर कर रहा है, कह रहा है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं दे रिप्रेजेंट 75% ऑफ द टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम। अब सेल्स को जरा बाइफरकेट कर रहा है, सेल्स को तोड़ रहा है कि इसके अंदर क्या क्या है। कह रहा है 75% सेल्स वॉल्यूम का। देखें टोटल, टोटल सेल यूनिट्स इसके कितने हैं, ऊपर उसने दिए हैं। प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स 50,000। सेल्स रेवेन्यू दे रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, सेलिंग एक्सपेंसेस है। काफी हद तक वही चीजें हैं जो कि हमने कल के सवाल में देखी थी। और प्रॉफिट आ रहा है। तो अब सेल्स को कैसे कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से जो सेल्स वॉल्यूम है 75% कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स का है, विच हैव टू बी फुलफिल्ड ऑन प्रायोरिटी टू अवॉइड पेनल्टीज। ठीक हो गया। फिर कह रहा है सेल प्राइस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स इज 20% लोअर देन द नॉर्मल प्राइस। However, 5% ट्रेड डिस्काउंट टू अदर कस्टमर्स हैज आल्सो बीन बजटेड। यानी कि नॉर्मल सेल प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट है कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स के ऊपर, और 5% डिस्काउंट है नॉर्मल सेल्स के ऊपर। तो मेरा ख्याल है यहां से वो कुछ सेल प्राइस आपसे अलहदा करवाना चाह रहा है, बात और कोई नहीं है, क्योंकि कुछ वो मामला होगा कोई आगे। बहरहाल ये एक आराम से इक्वेशन बन जाएगी, इससे आप इजीली नॉर्मल सेल प्राइस निकाल सकते हो। और दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स और अदर कस्टमर्स, इन दोनों के लिए आप सेल प्राइस निकाल सकते हो। ये सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी और प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। बहरहाल अभी कोई मुझे पता नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है आगे, ये तो सवाल पढ़ेंगे तो मालूम होगा। फिर पॉइंट 2 कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि जो अब हमारा ये जो 9 माह का पीरियड है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है कह सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस ही बना ना हमारा। अब जो 9 माह का पीरियड है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस वही होगा 31 मार्च 2022 का। तो वो उसमें क्या क्या शामिल है, कह रहा है उसमें रॉ मटेरियल है 10,000 kg का, जिसकी कॉस्ट है 3.4 मिलियन। अच्छा जी। डिफेक्टिव 2500 यूनिट्स कॉस्टिंग 3.05। कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं जिनकी कॉस्ट 2500 यूनिट्स है। वो औजार डिफेक्टिव यूनिट्स से मुराद फिनिश यूनिट्स होंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स होंगे। तो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं 2500 और इनकी कॉस्ट है 3.05 मिलियन, विच कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप एट रुपीज 100 पर यूनिट। ठीक है सर। तो इन पे कॉस्ट लगी है इतनी और ये बिक सकते हैं रुपीज 100 पर यूनिट के हिसाब से, इसके हिसाब से ये बिकेंगे। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसके अलावा कह रहा है, यानी कि ऊपर ही कहीं नजर नहीं आ रहे लेकिन इसने बता दिया है, ठीक है, कभी ऐसी भी सिचुएशन है, कुछ ओपनिंग स्टॉक भी है, देखेंगे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या करेंगे इसका देखते हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, कितने हैं जी, हमारे पास 12 मिलियन है, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है क्या शामिल है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन है 2.5 मिलियन की, टेक्निकल फी है 1.2 मिलियन की पेड इन एडवांस, एंड सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर ऑफ रुपीज 3.6 मिलियन। ओके। द रिमेनिंग अमाउंट परटेन्स टू एलोकेटेड जर्नल ओवरहेड्स। यानी कि ये जो 12 लाख की, सॉरी 12 मिलियन की अमाउंट है, ये जो हमें नजर आ रही है, इसमें से ये अमाउंट्स तो उसने स्पेसिफाई कर दी। इसके अलावा बाकी सारी जर्नल एलोकेटेड, हम जानते हैं एलोकेटेड, अपोर्शनड, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स ये कभी भी कंसिडर नहीं किए जाते। बहरहाल उसने बाइफरकेशन, उसका जो ब्रेकअप है वो हमें दे दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या है वो बता रहा है, कह रहे सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट करता है सैलरीज ऑफ 5 सेल्स ऑफिसर्स हायर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल एक्सपायर ऑन 31 दिसंबर 2022। कह रहा है कि ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये कोई थर्ड पार्टी से हमने 5 सेल ऑफिसर लिए हुए थे और एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिए हुए थे। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है कब, जब हमने फैक्ट्री शट डाउन करनी है। कब शट डाउन करनी है, 31 दिसंबर 2022 को, तब ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। अभी इसने सिर्फ कहानी बताई है कि इसके अंदर चीजें हैं क्या क्या, बस ये जो बजट में तुम्हें चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 15 मिलियन थी, इसकी एस्टिमेटेड रीसेल वैल्यू 2.8 मिलियन है एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि जो मेरा यह पीरियड शुरू होने लगा है 9 माह का, तो इसमें अभी अगर मैं बेचता हूं तो कितने का बिक सकता है, 2.8 मिलियन का प्लांट मशीनरी है। अच्छा, अभी ये उसने कहानी बता दी कि ये करंट जहां हम खड़े हुए हैं ना 1 अप्रैल, ये इसकी कहानी है। अब वो दो ऑप्शंस दे रहा है, कहता है कीपिंग इन व्यू द रेजिग्नेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर चूंकि रिजाइन कर गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना दो ऑप्शंस कंसीडर कर रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम, जो कि कब इंप्लीमेंट होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को। क्या ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है सर कि हम फैक्ट्री को अभी क्लोज कर दें और रेंट आउट कर दें फैक्ट्री की स्पेस, बिल्कुल ऐसी जैसे कल था। और ऑप्शन 2 क्या है,
ऑप्शन टू है कंटिन्यू ऑपरेटिंग द फैक्ट्री फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स बाय एम्प्लॉइंग स्किल्ड लेबर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो सर मिलती जुलती चीज है उसी के साथ, बस फर्क मेरा ख्याल है अभी देख लेते हैं कि कोई तीसरा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं निकल रहा, कोई तीसरी ऑप्शन तो नहीं निकल रही जैसे कल का सवाल था, वो पढ़ने पे हमें मालूम होगा। जी सर, अगर क्लोज कर लेते हैं तो क्या कहानी है। कह रहे कि रेंटल इनकम ऑफ ₹20 मिलियन वुड बी रिसीव्ड फॉर 9 मंथ्स। ये उसने टोटल रेंटल इनकम दे दी सर, सीधी सीधी आ जाएगी। तो मैं इस सवाल को भी मैंने अगेन कोशिश करनी है कि मैं इसको ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन पे ही लेके चलूं, क्योंकि बच्चे अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको तीन ऑप्शन बताई इसलिए कि ताकि अगर आप पहली बात तो ये है कि हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है, किसी को कोई मेथड पसंद आता है, किसी को कोई मेथड पसंद आता है। तो और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई सोल्यूशन देखें फॉर एग्जांपल, क्योंकि जरूरी तो नहीं है, इसके अलावा भी आप कोई सवाल देख सकते हो, तो उसमें पार्शियल इंक्रीमेंटल अप्रोच से हुआ हो, फुली इंक्रीमेंटल अप्रोच से हुआ हो, तो आप वो देख के परेशान ना हो। आपको मालूम हो कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे नहीं तो ऐसे हुआ होगा, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं चूंकि जब करवा रहा हूं तो मैं सेफ प्ले कर रहा हूं कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अलाइंड रहें, कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। बहरहाल मैं इस सवाल को ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन से ही करूंगा। तो सर इस ऑप्शन के पेश नजर एक तो रेंटल इनकम की कॉस्ट, सॉरी रेंटल इनकम की का जो बेनिफिट है वो हमें रिसीव होगा। फिर आगे पेनल्टीज आ रही हैं। पेनल्टीज एस्टिमेटेड एट ₹3.8 मिलियन would have to be paid by ZL for its failure to fulfill the contractual commitments। ठीक हो गया, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स होंगी, उसने यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ। बस अदर कुछ मिसलेनियस कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स है, जाहिर है अगर फैक्ट्री शट डाउन करनी है, अचानक शट डाउन करनी पड़ रही है, तो ठीक है पेनल्टीज पे करनी होंगी। सर यहाँ पे इसको बतौर कॉस्ट रिपोर्ट कर लेंगे। अच्छा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कह रहा है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये देखो जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल मेरे पास था कब, 31 मार्च के ऊपर, वो जो कह रहा है ना ऊपर देखें आपको नजर आ रहा है 10,000 kg है। ये देखें 10,000 kg है, और उसकी कॉस्ट जो है 3.4 मिलियन है। ठीक है सर, तो इसके बारे में कहानी सुना रहा है। जाहिर है अब आपको तो मालूम है कि ये मटेरियल मेरे पास मौजूद है, अगर तो कंटिन्यू करूंगा तो ये मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा, शट डाउन करूंगा तो ये बिक सकता है। तो मैं यूं ही करूंगा कि भाई मैं बेनिफिट की जबान में बात करूंगा। ये देखो अब ये क्या कहने लगा है, बात गौर से पढ़नी है। और इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर एग्जामिनर ने गलत सोल्यूशन दिया है। बहरहाल मैं करेक्ट सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय एन other factory of ZL by converting it into 9,000 kg of Rita at a processing cost of ₹140 per kg of input. Rita is available in the market at ₹350 per kg. Alternatively, the raw material can be sold in the market at ₹160 per kg। सर ये जो रॉ मटेरियल है, ये अगर तो हम इसको इसको पार्शियल इंक्रीमेंटल अप्रोच से करते हैं जैसे कल था, मैंने कल बेटा पूरा सवाल दो अप्रोचेस से करवाया। दो अप्रोचेस से मुराद ये है कि सेकंड अप्रोच में मैंने सिर्फ दो आइटम्स को पार्शियल इंक्रीमेंटल अप्रोच से किया था, यानी कि मटेरियल की जो ट्रीटमेंट थी पहले मैंने ये किया कि ये मटेरियल का जो बेचने का फायदा है वो जिस ऑप्शन के केस में है वो शट डाउन की ऑप्शन है, तो वहां पे उसको बेनिफिट ले लिया। और वहां पे कोई बेनिफिट नहीं था जब हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे 30,000 और 40,000 यूनिट्स के लिए। लेकिन फिर जब मैंने इसको सेकंड मेथड से किया तो फिर मैंने इसको बेनिफिट फोरगॉन की जबान में बात की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जबान में बात की, कि जब हम 30,000 या 40,000 यूनिट्स बनाएंगे तो ये मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट ली जाएगी कि भाई अब अगर मैं मटेरियल यहाँ इस्तेमाल कर लूंगा तो क्या चीज मैं फोरगो कर दूंगा। तो वो वही हायर ऑफ द टू बेनिफिट्स फोरगॉन, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में फोरगो करूंगा। बिल्कुल यही मामला यहाँ पे है कि भाई देखे ना, अगर तो मैं फैक्ट्री शट डाउन कर देता हूं तो मैं रॉ मटेरियल से हायर ऑफ दीज टू बेनिफिट्स हासिल कर लूंगा। ठीक है, अगर मैं बेनिफिट की जबान में बात करता हूं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अगर रॉ मटेरियल जो है ये एक और हमारा कोई फैक्ट्री है, वहां पे एक रीटा है, रीटा कोई प्रोडक्ट है, कोई रॉ मटेरियल समझ लें, उसकी जगह पे ये इस्तेमाल हो सकता है। और वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको हम 9,000 kg ऑफ रीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है कितना, देखो ऊपर से देखते हैं, ये है जी 10,000 kg है ये वाला रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये किसको रिप्लेस कर देगा, 9,000 kg ऑफ रीटा को रिप्लेस करेगा, लेकिन आफ्टर इनकरिंग अ प्रोसेस कॉस्ट ऑफ 140 पर केजी।
यानी कि इससे एक कॉस्ट सेव हो जाएगी कि हमें रीटा के 9,000 केजी परचेज नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए एक कॉस्ट भी हमें बियर करनी पड़ेगी। यानी कि नेट कॉस्ट सेव्ड, जो ये बेनिफिट हमें रिसीव होगा वो क्या होगा? नेट कॉस्ट सेव्ड, कुछ कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, बल्कि कुछ नहीं, अच्छी खासी हो जाएगी कि हमें प्रोसेसिंग बियर की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी 140 पर केजी ऑफ इनपुट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लगनी है वो हर केजी ऑफ इनपुट पे लगनी है। इनपुट कितना करना है? 10,000 मटेरियल। ये देखें, 10,000 केजी ऑफ द एग्जिस्टिंग मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, और क्या प्रोसेसिंग की कॉस्ट है? 140 पर केजी ऑफ इनपुट, यानी 140 इंटू 10,000। इसको प्रोसेस करेंगे तो ये 9,000 रीटा की जगह जाके लग जाएगा। और रीटा को अगर हम बाजार से खरीदेंगे तो 350 पर केजी है। ठीक है सर? तो ये इसकी जो परचेज कॉस्ट है इसको सेव कर देगा, इन अदर वर्ड्स। ठीक है? ये बहुत सारे हमने सवाल बेटा पहले किए हुए हैं कि और मेरा ख्याल है हमने पहला सवाल भी जब किया था रेलेवेंट कॉस्टिंग का, तो उसमें भी ये चीज थी कि ये अगर यहां नहीं लगेगा तो एक और मटेरियल की खरीदने की कॉस्ट को ये बचा सकता है। तो बिल्कुल वही अमल यहाँ पे भी है कि वैसे अगर रीटा बाजार से खरीदें तो 350 पर केजी है, तो ये यही 9,000 रीटा को परचेज करने की कॉस्ट को बचाएगा। और ये 10,000 है इट सेल्फ 10,000, इसका मतलब है जब हम इसको प्रोसेस करेंगे इस मटेरियल को तो कुछ लॉसेस हो जाएंगे, उससे 9,000 का रीटा रीटा जो है वो बनेगा। तो हम कंपैरिजन किस चीज का कर रहे होंगे? हम कॉस्ट सेविंग कैसे कर रहे होंगे कि यही रीटा 9,000 जो केजीज के जो हैं ये हम बाजार से नहीं खरीदेंगे, ये कॉस्ट सेव हो जाएगी, लेकिन प्रोसेसिंग कॉस्ट 10,000 केजी पे लगेगी 140 के हिसाब से, तो हम नेट कॉस्ट सेव कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल्टरनेटिवली क्या कह रहा है? यही रॉ मटेरियल 10,000 केजी मार्केट में 160 रुपए पर केजी के हिसाब से भी बिक सकता है। तो सर ये दो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स में से जो हाईएस्ट है उसको ले लेंगे। अगर इसी को बेनिफिट फोरगॉन के जबान में बात करना है तो दोनों में से जो हायर बेनिफिट फोरगॉन है दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको एग्जामिनर ने ट्रीट सही नहीं किया हुआ, बहरहाल हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। फिर क्या कह रहा है? एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी। अब ये देखो उसने भी इसी तरह से इजहार किया हुआ, उसने भी कहा है कि यार ये हम इसको बेच सकते हैं। तो ये उसने भी जब आपको तरतीब दी है ना सारी आइटम्स की, तो जिस ऑप्शन का जो बेनिफिट और जो नुकसान है उसने वहीं पे प्लेस किया हुआ है। बहरहाल वो तो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, फिर कहता है एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। सर वो कह रहा है कि अगर मैंने अभी बंद कर दिया ना तो फैक्ट्री सुपरवाइजर को मुझे 12 माह की सैलरी पे करनी पड़ेगी। अच्छा अब ये देखो जरा, ये कहाँ था फैक्ट्री वर्कर? ये देखें, फैक्ट्री सुपरवाइजर, ये है फैक्ट्री सुपरवाइजर। ठीक है? ये हमें नजर आ रहा है जी। इधर से पॉइंट नंबर 3 था और इधर से हमें कहाँ पड़ा? ये देखें, यहां कह रहा है कि ये फैक्ट्री सुपरवाइजर को 12 माह की सैलरी पे करनी पड़ेगी। अब ये देखें ऊपर जो हमें नजर आ रहा है, ये बजट है फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। ठीक है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12 मिलियन के अंदर फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट शामिल है, सैलरी शामिल है, और ये भी कितनी देर की है? 9 माह की है। अब अगर मैं फैक्ट्री अभी बंद कर दूंगा तो मुझे 12 माह की सैलरी पे करनी पड़ेगी। वो जाहिर है वो सैलरी के ऊपर था, और आपने अचानक अगर फैक्ट्री बंद कर दी तो आप यूं समझ लें कि 12 महीने की क्यों पे उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि समझ लें कि यार उसको एक अलाउंस देना पड़ेगा, 3 माह की सैलरी पे करनी पड़ेगी कि यार उसको बगैर बताए अचानक आप फारग कर रहे हैं, अब उसको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जॉब ढूंढने के चक्कर में 9 माह की भी सैलरी पे करनी है, इसके अलावा 3 माह की इजाफी सैलरी पे करनी है। आप इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप भी कह सकते हैं। ये यहाँ के एनवायरनमेंट में तो खैर मैं इसको नहीं देखता कि इस तरह से पे होता होगा किसी बंदे को। ये तो फारा कर देते होंगे ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह की सैलरी दे दी, कोई बड़ा ही शफीक किस्म का एम्प्लॉयर हुआ तो, वरना तो यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये कह लो कि ये भी बतौर पेनल्टी ही है, जैसे ऊपर आपको नजर आ रही है ना कि भाई फैक्ट्री तो शट डाउन करोगे लेकिन उस बंदे की 6 माह 9 माह नहीं 12 माह की तुम्हें सैलरी पे करनी पड़ेगी। बहरहाल जैसे कह रहा है हम वैसे ट्रीट करेंगे, हमारी मजबूरी है जी। फिर क्या कह रहा है? ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी फॉर सेल ऑफिसर्स अ पेनल्टी ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड बाय ZL। ओके, ये बड़ी ध्यान से पॉइंट समझने वाला है। कह रहा है कि जब अर्ली टर्मिनेट कर दूंगा तो थर्ड पार्टी के साथ जो मेरा सेल ऑफिसर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, किधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है सर? ये पॉइंट नंबर 4 में ये जो बता रहा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस में क्या है, 5 सेल अफसरों की सैलरी है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कह रहा है अर्ली टर्मिनेशन जब मैं अभी ज़ाहिर है जब बंद कर दूंगा फैक्ट्री तो एक पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी, 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड बाय ZL। यानी कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर मैं अर्ली कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहा हूं।
Alternatively, the staff can be utilized at ZL's factory in Lahore. For this purpose, ZL would have to pay the staff relocation allowance of ₹2 million. सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी एग्जामिनर ने गलत ट्रीट किया हुआ है। मेरे पास इसके सबूत में दो सवाल है जो कि हमने हल किए हैं, जिसमें एक सवाल तो एग्जामिनर ने ही, यानी कि आई कैप के एग्जामिनर ने ही बनाया था और वो रिंग लिमिटेड का सवाल था, और हमने इसके अलावा एक सवाल किया था जिसके अंदर हम एक मशीन बना रहे हैं। आपको याद होगा, मैं उस एग्जाम्पल को दोबारा कोट करता हूं कि आपने एक इंजीनियर को हायर करना था और उससे आपने मशीन तैयार करवानी थी। ये एक रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल था, ठीक है। मैं उसका सिनेरियो पहले आपको याद करवा दूं। उससे आपने एक मशीन तैयार करवानी थी और आपने उस कंसल्टेंट को फी पे करनी थी ₹4000, ठीक है। और अगर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया तो फिर तुमने पेनल्टी पे करनी थी उसको 1500 की, जाहिर है फिर तुमने कंसल्टेंट की फी नहीं पे करनी थी। मैंने वहां पे भी आपको क्लैरिफाई किया था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके दो ऑप्शंस में कॉस्ट अटैच्ड है। इस सिचुएशन के साथ दो कॉस्ट अटैच्ड है। एक कॉस्ट तब जब कॉन्ट्रैक्ट अबाइड बाय करेंगे, और एक कॉस्ट तब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं अबाइड बाय करेंगे। चूंकि हम मशीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कंसल्टेंट फी बियर करनी है, हमें पेनल्टी कॉस्ट को सेव कर जाएंगे। याद है ना। इसी तरह से देखें, रिंग लिमिटेड में था कि एक मटेरियल था जो कि रास्ते में था, और अभी भी हमारे पास ऑप्शन थी, यानी कि यूं कह लो कि अगर तो मटेरियल आ जाता तो ठीक, अगर ना आता मटेरियल, हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता तो हम पेनल्टी पे करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते थे। यानी कि अगर तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, हमें कॉस्ट पड़ेगी क्या, मटेरियल की कॉस्ट, और कॉस्ट सेव क्या हो जाएगी, पेनल्टी। अगर हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को ना करने की, तो हमें पेनल्टी कॉस्ट पड़ जाएगी, और हम जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमारी सेव हो जाएगी। बिल्कुल यही हिसाब उस सवाल का भी था कि जिसमें अभी मैंने मशीन की एग्जांपल दी थी, कि मैं बल्कि दिखा देता हूं तुम्हें, शायद इधर हो भी मेरे पास, शायद क्या बल्कि है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ सर याद करवाने के लिए। मैं ये मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 5 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ये है जी क्वेश्चन, ये देखें। Consultant fee is ₹4,000. If the work is not completed, the consultant's contract would be cancelled at a cost of 1500। ये पेनल्टी है। यानी कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो कंसल्टेंट को फी 4000 पे कर देंगे और पेनल्टी कॉस्ट 1500 की सेव हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो कंसल्टेंट को पेनल्टी पे करनी है 1500 की, और 4000 की कंसल्टेंट की फी जो है वो हमारी सेव हो जाएगी। क्योंकि हम ये रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि मशीन बनाने की, तो हमने कंसल्टेंट फी ले ली और सेविंग जो है क्या हो गई, पेनल्टी की। बिल्कुल यही हाल सर यहाँ पे भी है। ये देखें वो क्या कह रहा है मुझे यहाँ पे सवाल में, वो कह रहा है कि ये जो आपने इनको पेमेंट करनी थी, पहली बात तो ये समझ लें कि आपको देखने में ये शायद ये लग रहा है कि ये फी कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये इधर उधर नहीं हो सकती। नहीं सर, ये देखें, इसने इस लाइन से क्लैरिफाई कर दिया, कह रहा है अगर आप अर्ली टर्मिनेट करोगे ना अभी ये कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने पेनल्टी पे कर देनी है। बाकी की जो अमाउंट, कितनी अमाउंट है, ये देखें ना, 9 माह की अमाउंट। ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है 8.2 मिलियन, यही है ना बाकी की अमाउंट। 9 माह की अमाउंट जो हमारी रह गई थी वो इसने यहाँ पे लिख दी है 8.2 मिलियन। ये आपने 9 माह की कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किन को करनी है, थर्ड पार्टी को, जो कि आपने 5 सेल ऑफिसर हायर किए हुए थे। जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट यही है 8.2 मिलियन, इसका 30% बतौर पेनल्टी पे कर दें, आपकी जान छुट जाएगी। यानी कि इन अदर वर्ड्स, ये अभी भी ये वाली जो अमाउंट है 8.2 मिलियन, ठीक है एज पर कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के 30% की पेनल्टी पे करके जान छुड़ा सकते हैं। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये बंद कर देते हो फैक्ट्री, तो फिर पेनल्टी कॉस्ट बियर कर लें 30% की, और कौन सी सेविंग हो जाएगी आपकी, 8.2 मिलियन की। ठीक है, आपको ये नहीं पे करना पड़ेगा, बाकी की सारी अमाउंट ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक, ये बिल्कुल वही काम, क्योंकि अब हम जो रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, कह लो रेलेवेंट कॉस्टिंग का नाम लेना है जो भी बेहतर करना है। हम अब किस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फैक्ट्री क्लोज करने की ऑप्शन को, फैक्ट्री नहीं चलानी। अब इस सूरत में सर मुझे पेनल्टी कॉस्ट बियर करनी होगी, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हम पेनल्टी की कॉस्ट को बियर करेंगे, और ये जो अपने 9 माह की पेमेंट करनी थी 8.2 मिलियन की, वो अब हमें नहीं करनी पड़ेगी, वो सेव हो जाएगी। लेकिन जहन में रखें, हम सेविंग और फोरगॉन की जबान में बात नहीं कर रहे, हम उल्टा कॉस्ट और बेनिफिट की जबान में बात करेंगे। ये देखें, इसलिए हम जब इस सिचुएशन में आएंगे, जब फैक्ट्री बंद करेंगे, तो ये हमें कॉस्ट पड़ेगी, और अभी एक और कॉस्ट भी है, हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे होंगे। तो चलें, अभी मैं पहली सतह पे ही रहता हूं, मैं वापस आता हूं
कि भाई अगर मैं फैक्ट्री शट डाउन कर देता हूं तो फिर उस सूरत में मुझे पेनल्टी कॉस्ट पड़नी है, और मैं जो 8.2 मिलियन की अमाउंट है वो मेरी सेव हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें, हमें ऑल्टरनेटिवली उसने क्या कहा है, कह रहा है कि यही स्टाफ को मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि देखें मुझे जो कॉस्ट पड़नी है वो पेनल्टी की पड़नी है, लेकिन इसके साथ उसने एक और कॉस्ट शेयर कर दी। कहता है तुम एक और काम भी कर सकते हो कि बजाय इसके कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दो, तुम अपनी इस लेबर को एक और फैक्ट्री में रीलोकेट भी कर सकते हो। फॉर दिस पर्पस जेडल वुड हैव टू पे द स्टाफ रीलोकेशन अलाउंस। फॉर एग्जांपल वो लाहौर फैक्ट्री, मेरा ख्याल है ही लाहौर फैक्ट्री, लाहौर फैक्ट्री है बिल्कुल, तो कराची है तो वो लाहौर में उनको जाना पड़ेगा, तो रीलोकेशन अलाउंस आपको उनको 2 मिलियन का पे करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, यानी कि उस सूरत में आपको सिर्फ ये वाली कॉस्ट बियर करनी है। ठीक है। यानी कि आपने जब फैक्ट्री शट डाउन करनी है तो दो कॉस्ट हैं, दोनों में से जो आपको कम पड़ती है आप उस कॉस्ट की तरफ जाओगे। क्या ख्याल है? एक तो यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जो बाकी की अमाउंट है 8.2 मिलियन उसकी 30% पेनल्टी पे कर दो। दूसरी ऑप्शन क्या है कि यार इस स्टाफ को रिलोकेट क्यों नहीं कर देते। जब रिलोकेट करोगे तो आपकी कराची की फैक्ट्री से तो कॉस्ट चली जाएगी, फिर लाहौर की फैक्ट्री को कॉस्ट चार्ज होगी, ये जहन में रखें। आप ये जो आप रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हो, या आप शट डाउन या कैरी ऑन या कंटिन्यूएशन के जो आप एवेल्युएशन कर रहे हैं वो आप कराची की फैक्ट्री की कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए लाहौर की फैक्ट्री की अलहदा से शट डाउन डिसीजन और कंटिन्यूएशन की ऑप्शन होगी। आप इसको उसको अलहदा ट्रीट करें, उसको यहाँ पे कंफ्यूज ना करें इसकी वजह से। ठीक है। तो ये जब यहां से रिलोकेट होकर वहां पे जाएंगे तो फिर ये 8.2 मिलियन में भी वहां पे किया जा रहा हो, वो आपको पे नहीं करना। कराची की फैक्ट्री की सेविंग हो गई, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है। तो बात क्या बनी, अगर मैं इसको यहां पे एक एक्सेल की शीट से आपको समझा दूं, वो ये है कि अब अगर आप शट डाउन करते हो, वैसे तो अभी मैंने पूरा सवाल करना है लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, चूंकि अब यहां पे आप शट डाउन कर रहे हैं तो आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, पेनल्टी की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी, और आप सेव क्या कर रहे होगे, कॉस्ट सेव कर रहे होंगे सर किस चीज की, रिमेनिंग अमाउंट कौन सी सर, 8.2 मिलियन की, ये आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है। ये पेनल्टी कॉस्ट है, ये पेनल्टी कॉस्ट को मैं चले ऐसे दिखा देता हूँ, ये कॉस्ट है और ये सेव्ड है। लेकिन पेनल्टी के मुकाबले में भी एक और कॉस्ट आपको पड़ सकती है। मुकाबले में कह रहे हैं कि मुकाबला यानी कि एक और ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, और वो ऑप्शन आपके पास कौन सी है कि यार बजाय इसके कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और ये पेनल्टी कॉस्ट बियर करो 30% की, आप स्टाफ को रिलोकेट भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से जो कम कॉस्टली है उसकी तरफ मूव करता हूं। क्या ख्याल है? देखिए 30% की पेनल्टी कितनी बढ़ती है, 8.2 मिलियन का 30%, ये कितना बनता है जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका 30% बनता है 2460000। इसके मुकाबले में बेहतर नहीं है कि हम क्या कर लें, रिलोकेट कर लें। ये देखें, रीलोकेट अगर करते हैं तो हम रीलोकेशन की हमें अलाउंस पे करना पड़ेगा, और वो कितना है, वो 2 मिलियन का अलाउंस है। तो बेहतर नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करें और हम स्टाफ को रीलोकेट कर दें लाहौर फैक्ट्री को। अगेन जब लाहौर फैक्ट्री को इनको रीलोकेट किया जाएगा तो ये वाली कॉस्ट उन्होंने बियर करनी है। उसके बाद हमारी कराची की फैक्ट्री के लिए 8.2 मिलियन की कॉस्ट सेव हो गई। उसके बाद जब ये लाहौर फैक्ट्री जाएंगे, लाहौर फैक्ट्री खुद ही बियर करती फिरेगी। ठीक है। हम कोई कंपनी की पूरी जो कंपनी है उसका शटडाउन या कंटिन्यूएशन का डिसीजन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कराची फैक्ट्री की शटडाउन या कंटिन्यूएशन का डिसीजन कर रहे हैं। पूरी की पूरी फैक्ट्री हो, पूरी की पूरी कंपनी हो सकता है इसकी सियालकोट में भी फैक्ट्री हो, इसकी कराची में भी हो, इसकी लाहौर में भी हो, इसकी और भी जगहों पे हो। यहाँ पे तो मेरे ख्याल है उसने डिटेल नहीं दी हुई, बस उसने ये कहा है कि प्लानिंग टू शट डाउन इट्स फैक्ट्री इन कराची। ठीक है। तो इसके और भी ऑपरेशन हो सकते हैं, और भी जगहों पे और भी सिटीज में फैक्ट्री हो सकती है। तो जब ये स्टाफ रिलोकेट होकर वहां पे जाएगा तो ये जहन में रखें, ये तो हमने सिर्फ रिलोकेशन अलाउंस पे किया है, वो तो जाहिर है इन्होंने ही पे करना है, ये कराची की फैक्ट्री ही पे करेगी। लेकिन जब ये लोग वहां पे जाके काम करेंगे लाहौर की फैक्ट्री में, तो वहां पे जाहिर है लाहौर की फैक्ट्री इनसे काम ले लेगी अगले जितने भी पीरियड के लिए, और उसको पेमेंट वहां पे कर दी जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। ठीक है। लेकिन इस कराची की फैक्ट्री के लिए तो कॉस्ट सेव हो गई ना। तो इन अदर वर्ड्स यहां पे भी वही सिचुएशन है, बस फर्क ये है कि उसने कॉस्ट दो दे दी और आपको चुनने के लिए कह दिया। और ये सिचुएशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरी ऑन करने की नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, बंद करने की है। तो सर अगर हम ये फैक्ट्री बंद कर देते हैं
तो जाहिर है यहाँ पे हमें कौन सी कॉस्ट पड़ेगी, स्टाफ की, रिलोकेशन की, या पेनल्टी कॉस्ट, ये कॉस्ट पड़ जाएगी। और ये जो कॉस्ट सेव होनी है वो 12 9 माह की, रिमेनिंग 9 माह की कॉस्ट जो है वो आपकी सेव हो जाएगी 8.2 मिलियन की। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जहन में रखें कि मैं ये सवाल किस अंदाज में करूंगा, शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू। तो मैं बजाय इसके कि यहां पे मैं उसको कॉस्ट सेव्ड लूं, मैं इसको यहां पे कॉस्ट ले लूंगा। ये देखें क्या कह के कि इट इज द कॉस्ट दैट आई हैव टू बियर इफ आई हैव टू कंटिन्यू माय फैक्ट्री। ठीक है ना। ये देखें, इसको मैंने यहां पे नहीं लिया, इसको मैं येलो कर रहा हूं और मैंने इसको यहाँ पे कॉस्ट ले लिया। क्या ख्याल है, यही सीखा ना हमने, अगर एक ऑप्शन में एक चीज कॉस्ट सेव्ड के जुमरे में आ रही है, बेनिफिट, तो यहाँ पे कॉस्ट के जुमरे में आएगी। और बात भी समझ में आती है कि अगर मैंने फैक्ट्री को कंटिन्यू करना है तो मुझे ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी 8.2 मिलियन की। तो अगेन ये जो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये पुराने कॉन्टेक्स्ट में सुनाई है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड किया हुआ है कि भाई अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूं तो पेनल्टी की कॉस्ट पड़ जाएगी और उसकी नॉर्मल पेमेंट जो है वो सेव हो जाएगी। और अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूं, देखो यहां पे भी इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि यहां पे इस सूरत में ये कॉस्ट पड़ेगी और सेविंग क्या हो जाएगी, ये देखें, पेनल्टी कॉस्ट सेव हो जाएगी, पेनल्टी कॉस्ट सेव्ड, और रिलोकेशन वही कहानी, यहां पे इनको बतौर सेव्ड मिल जाएगा, दोनों में से जो लोअर है वो यहां पे सेव हो रहा होगा। ठीक है। तो वही कहानी है कि भाई या तो कॉस्ट को कॉस्ट सेव्ड ले लो या कॉस्ट ले लो, या बेनिफिट को बेनिफिट ले लो या बेनिफिट फोरगॉन ले लो, बिल्कुल वही हिसाब है। तो मैं चूंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन के अंदाज में इस सवाल को हैंडल कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पे हम इसको इस तरह से करेंगे कि जब हम शट डाउन कर रहे होंगे तो शट डाउन के केस में हमें सर पेनल्टी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी या रिलोकेशन। ठीक है। इनमें से जो कम कॉस्टली है जाहिर है हम उसको बियर करेंगे क्योंकि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है। और जो सेव हो रहा होगा वो 9 माह की कॉस्ट होगी, वो अब हमें पे नहीं करनी होगी। तो मैं इसको बतौर कॉस्ट सेव लेने के यहाँ पे कंटिन्यूएशन में यहाँ पे कॉस्ट ले रहा हूँ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, जो कि उन सेल ऑफिसर्स की है। ठीक है। बहरहाल जब मैं इसको सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो तब भी जाहिर है इस पॉइंट को दोबारा कंसिडर किया जाएगा, मैं वहां पे भी इसको अगेन रिफोकस करवा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी है और ये 15 मिलियन की कॉस्ट है और बाकी 2.8 मिलियन इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है जी, यानी कि अगर शट डाउन करेंगे तो हमें इसकी रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, नहीं सॉरी, ये तो मैंने ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लिया, ये ऑप्शन टू, ये है जी ऑप्शन टू। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वुड नॉट फुलफिल द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ ZL। कंसिडरिंग दिस constraint, it is estimated that ZL would be able to produce 45,000 units only in remaining 9 months। ओके सर, 9 माह में वो कह रहा है कि जो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर रहा हूँ उसमें एक कंस्ट्रेंट है कि वो 45,000 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगले 9 माह में। तो सर ये भी एक चीज पता चल गई। ठीक है जी, यानी कि 45,000 यूनिट्स हैं, यानी कि दो ही ऑप्शन सर आपकी बन रही हैं। आप एज इज वाली सिचुएशन पे नहीं जा सकोगे, या 45,000 यूनिट्स बनाओगे या फैक्ट्री शट डाउन कर देंगे। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, स्किल्ड लेबर वुड बी हायर्ड एट ₹500 पर आवर, ये उनका रेट होगा। हाउएवर कह रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स would be increased by 5%. In order to avoid this increase, ZL can provide training to the skilled labor at a cost of ₹4,50,000। जी, एक तो लेबर का रेट हमें पता चल गया 500 पर, और इसके अलावा वो कह रहा है कि ट्रेनिंग की कमी की वजह से वेरिएबल ओवरहेड जो है उसमें इजाफा हो जाएगा 5% का। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव उसने दिया है कि हम अगर स्टाफ को ट्रेन कर दें तो ये हम इंक्रीज को अवॉइड कर सकते हैं। यानी वेरिएबल ओवरहेड्स में भी इजाफा जो है उसका ऑल्टरनेटिव मौजूद है कि लेबर को ट्रेन कर दो, 4.5 लाख रुपए पे कर दो, तो आपका ये इंक्रीज जो है वो कम वो नहीं होगा। तो बहरहाल इसमें भी डिसीजन मेकिंग आ गई। मजीद क्या कह रहा है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 3,000 यूनिट्स ईच। ओके, लो जी, ये साथ लर्निंग कर्व भी आ गई है। फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 2750 स्किल्ड लेबर आवर्स, और लर्निंग कर्व का जो इफेक्ट है वो 90% के हिसाब से वो उसने बता दिया है। कह रहा है पहले 5 बैचेस पे सिर्फ वो होगा और इंडेक्स उसने कन्वे कर दिया। फिर क्या कहता है, अगर फैक्ट्री कंटिन्यू होती है
तो फिर रीसेल वैल्यू प्लांट की जो है एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2022 वो कितनी होगी? 80% ऑफ द करंट रीसेल वैल्यू। सर कल ही सवाल किया है। अगर शट डाउन कर देंगे तो हमें, अभी शट डाउन कर देंगे तो हमें ये जो अभी मैं पॉइंट पढ़ के आया था अभी कुछ देर पहले, तो 2.8 मिलियन रिसीव हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम कंटिन्यू करते हैं 9 माह के लिए, उसके बाद मशीन जो है 80% ऑफ द करंट रीसेल वैल्यू यही है 2.8 मिलियन, उसका 80% रिकवर हो जाएगा। ठीक है सर, वहां पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एक और चीज भी है सर यहाँ पे, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में देखें, हमने चूंकि मटेरियल को किस जमान में लिया है, अभी हम ऊपर जो बात कर रहे थे कि भाई अगर हम फैक्ट्री शट डाउन कर देते हैं तो जो मेरे पास करंटली मटेरियल क्लोजिंग रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है वो बिक सकता है, या रीटा की जगह इस्तेमाल होकर रीटा की परचेज कॉस्ट सेव कर सकता है, ऐसे ही है ना? तो इसको हम बतौर बेनिफिट ले लेंगे वहां पे, ऐसे ही हमने बात की थी। लेकिन अगर हम इस तरफ आएंगे तो यानी कि अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये बेनिफिट हमें रिसीव नहीं होगा, लेकिन हमें एडिशनल मटेरियल परचेज करना पड़ना है। और वो एडिशनल मटेरियल क्या है, अब देखें इस केस में भी मुझे थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। हमारे पास ये देखें, ये 36 मिलियन का मुझे मटेरियल चाहिए फॉर द रिमेनिंग हाउ मच पीरियड, फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। ठीक है। अब ये मटेरियल रिक्वायरमेंट उसने दी हुई है कि अगले 9 माह की मटेरियल रिक्वायरमेंट है। इसमें से कुछ मटेरियल मेरे पास पहले ही मौजूद है, वो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, बेनिफिट बेनिफिट मुझे कुछ नहीं मिलना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कल का सवाल था। ठीक है। बेनिफिट वहां पे मिलना था शटडाउन के केस में, मैंने वहां पे अकाउंट फॉर कर लिया, ऐसे नहीं करना, उधर बेनिफिट भी ले लिया, इधर बेनिफिट फोरगॉन भी ले लिया। अब ये जो 10,000 kg मेरे पास है वो यहाँ पे इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि यूज हो जाएगा, बाकी का मुझे मार्केट से परचेज करना पड़ना है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन है, सवाल में कहीं केजीज की डिटेल नहीं है। कल जो हमने साहिल लिमिटेड का सवाल किया था उसमें केजीज की डिटेल थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं एज्यूम कर लेता हूं कि भाई जितने केजीज हैं उतने ही मेरे यूनिट्स भी होंगे, यानी कि 1 kg पर यूनिट ही हमें एक यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एजम्पशन लेनी पड़ेगी। बहरहाल एक और छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, लेकिन अभी नहीं, जब मैं सवाल कर रहा हूँ फिर मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो इसके अलावा और भी आइटम्स है, मैं जरा उसको भी डिस्कस कर लूं कि भाई और चीजें हैं, इसका क्या किया जाए। सेल यूनिट्स जो हैं उसके बारे में देखें, अब तो हमें क्लियर हो गया कि अगर हमने कंटिन्यू करना है तो हमने 45,000 यूनिट्स बेचने हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में ही रहते हुए 50,000 की जो अगले साल का बजट है उसी में रहते हुए मैं पहले सेल प्राइसेस निकाल लूंगा, और फिर हम जो हमारा बजट है 45,000 उसके हिसाब से हम सेल रेवेन्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यू करना है तो सेल रेवेन्यू भी होगा। क्या ख्याल है? लेकिन 50,000 यूनिट्स का नहीं, 45,000 यूनिट्स का। ठीक है। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या, कि सर हमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स है वो प्रायोरिटी पे बनानी है, उसको प्रायोरिटी है, यानी कि ये जाहिर है 50,000 की बजाय 45,000 यूनिट्स हैं तो 5,000 यूनिट सेक्रीफाइस हो गए ना। तो सेक्रीफाइस किसको करना है? जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स नहीं है, अदर देन द कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स है। ठीक है। बहरहाल अभी करेंगे, डोंट वरी। इसके अलावा देखें, ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, इसके अलावा उसने इस पे भी बात की थी कि इसका क्या करना है। देखें ये सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। हमारे पास स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में डिफेक्टिव यूनिट्स हैं 2500, इनके ऊपर कॉस्ट लगी 3.05 मिलियन की, सर संक कॉस्ट इररेलेवेंट। और ये बिक सकते हैं स्क्रैप पे 100 रुपया पर यूनिट पे। सर ये जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है, चाहे आप फैक्ट्री बंद कर दें चाहे फैक्ट्री कैरी ऑन करें, ये दोनों केसेस में बिकने ही है, क्योंकि डिफेक्टिव है। ये हमारे एक दोनों केसेस में हमारे काम नहीं आएंगे, तो एक ऐसे ही ऐसा बेनिफिट जो दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर रहा हो उसको लेने का फायदा नहीं है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की कुछ आइटम्स थी वो डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें डेप्रिसिएशन है 2.5 मिलियन, सर नॉन कैश आइटम है, इसको लेना ही नहीं है। फिर उसके अलावा टेक्निकल फी है 1.2 मिलियन, सर एडवांस में पे हो गई, संक कॉस्ट छोड़ दें। और जो सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर है 3.6 मिलियन, वो हमारा डिस्कस हो चुका है। बाकी जनरल ओवरहेड्स हैं। ठीक है सर। तो इन अदर वर्ड्स ये पूरा ये सवाल काफी टेक्निकल है, इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं और काफी सारे पॉइंट्स का मजमुआ जो है हमें इस सवाल में नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, करने में, समझाने में, डिस्कस करने में ये हर एक लिहाज से टाइम भी ज्यादा मांगता है। और इसलिए मैंने इसको अलहदा क्लास में स्केड्यूल किया था। एक मिनट जी। तो लेट अस लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लेट्स गो टू द स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर इसका बड़ा सिंपल सा होता है, स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसके अंदर जो चीजें होती हैं ना
वो आपकी मत मार देती हैं। ले सर, शट डाउन डिसीजन, एक तरफ शट डाउन बना लेते हैं, शट डाउन द फैक्ट्री, शट डाउन द कराची फैक्ट्री, फिर लिख लेते हैं जी कंटिन्यू, कंटिन्यू द कराची फैक्ट्री विद 45,000 यूनिट्स। और कंटिन्यू से मुराद क्या है? फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। ठीक है जी। चलें, यहाँ पे अब जरा चीजें, आइटम जो है वो मेंशन करना शुरू कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो जो आइटम बीच में आती जाती है उसको हम डिस्कस करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। चलें। जी सर, सबसे पहले मेरा ख्याल है अगर हम शट डाउन से शुरू हों तो हमारे पास सर एक तो रेंटल इनकम आ गई। रेंटल इनकम हमारे पास है जी, रेंटल इनकम आ गई। रेंटल इनकम कितनी है जी हमारे पास? रेंटल इनकम है जी 20 मिलियन। ठीक है जी, ये 20 मिलियन यहाँ पे प्लेस हो गया। सीधी सीधी थी, मैंने ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन अप्रोच से करना है, ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसकी रेंटल इनकम है, यहाँ पे रेंटल इनकम ले ली। अच्छा, उसके बाद पेनल्टीज पे आते हैं जी सर। पेनल्टी, पेनल्टी कॉस्ट, यहाँ की पेनल्टी कॉस्ट है और ये 3.8 मिलियन है। ये कुछ अदर पेनल्टीज हैं, उसने बताया नहीं है, तो सर हम इसको लिख लेते हैं, इसकी पेनल्टी कॉस्ट है ये। अच्छा, आगे उसके बाद ये देखें जी, क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री ऑफ जेडएल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू 9,000 केजीज ऑफ रीटा। ले सर, ये जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है हमारे पास, अगर हम शट डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट रिसीव हो जाएगा। ये देखें, बेनिफिट, और ये जाहिर है बेनिफिट दोनों में से जो हाइयर बेनिफिट है हम उसकी तरफ जाएंगे। डिस्पोज ऑफ करने का बेनिफिट ज्यादा है या हमारा किसका बेनिफिट ज्यादा है? इसको रीटा की जगह उसकी परचेस कॉस्ट बचाना, वो ज्यादा फायदेमंद है। जो ज्यादा फायदेमंद है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे जी। बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग रॉ मटेरियल, यानी कि एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल भी इसको कह सकते हैं। क्या ख्याल है? इसके लिए बेटा एक वर्किंग बना लेते हैं। लेट्स गो टू द वर्किंग, यहाँ वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं जी सर। बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, एक इसका बेनिफिट क्या है, यानी कि जो इसको ऑल्टरनेटिव यूज है। ठीक है, नेट कॉस्ट सेव्ड बाय यूजिंग इन प्लेस ऑफ रीटा। इससे हमारी नेट कॉस्ट सेव हो जाएगी ना? कैसे सर? एक तो कॉस्ट सेव्ड, ये देखें परचेज कॉस्ट, इस तरह लिख लेते तो बेहतर है। परचेज कॉस्ट सेव्ड ऑफ रीटा, रीटा की परचेज कॉस्ट सेव हो जाएगी। जी सर, कितनी परचेज? ये जो हमारा 10,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल है, ये रीटा के 9,000 केजीज हैं उसके बराबर है। यानी कि यही 9,000 केजी रीटा के अगर बाजार से खरीदते तो कितनी कॉस्ट पड़ती? वो सारी की सारी कॉस्ट हमारी सेव हो जाएगी इन 10,000 केजीज की वजह से। तो सर इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि जिसकी जगह पे इसने लगना है वो 9,000 है और ये इटसेल्फ 10,000 है, लेकिन जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 10,000 के ऊपर लगनी है, क्योंकि वो कह रहा है पर यूनिट ऑफ इनपुट, जितना हम 10,000 केजी को 10,000 केजी जो हमारे एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है, इसको जब 10,000 को प्रोसेस करेंगे, इस इनपुट को प्रोसेस करेंगे तो 9,000 रीटा के बराबर बन जाएंगे। तो बहरहाल जो परचेज कॉस्ट सेव हो रही है वो रीटा की सेव हो रही है। 9,000 इंटू रीटा कितने का बाजार से अवेलेबल है जी? ये देखें 9,000, और सर ये अवेलेबल है मार्केट में 350 के हिसाब से। 350 इंटू 9,000, ये परचेज कॉस्ट सेव हो गई। ठीक है जी, लेस परचेज कॉस्ट सेव्ड, लेस प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है सर, डायरेक्टली सिर्फ ये सीधी सीधी परचेज कॉस्ट सेव नहीं कर देगा, हमें कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी जी। प्रोसेसिंग कॉस्ट 140 इंटू 10,000 केजी, ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी सर। 140 इंटू 10,000 केजी, और सर ये कॉस्ट कितनी है जी? 1.4 मिलियन। देख लेते हैं जी। सो दैट इज 1.75 मिलियन। और दूसरा क्या है? डिस्पोजल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल। दोनों में से जो हायर बेनिफिट है इसको फॉर एग्जांपल आप ए कह दो,
और इसको फॉर एग्जांपल आप बी कह दो, तो आप क्या कहेंगे? बेनिफिट फ्रॉम द क्लोजिंग रॉ मटेरियल हायर ऑफ ए एंड बी। और यहाँ पे हम इसका जवाब लिख देंगे। क्या ख्याल है? यहाँ पे जवाब आ जाएगा हायर ऑफ ए एंड बी कि नेट कॉस्ट सेव्ड, ये ऑल्टरनेटिव यूज का बेनिफिट है और ये डिस्पोजल वैल्यू का बेनिफिट है। जी सर। डिस्पोजल वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यही 10,000 kg जो है वो किस हिसाब से बिकेंगे, उसने बताया हुआ है 160 पर केजी के हिसाब से। ये देखें कि इसको हम ऑल्टरनेटिवली कितने का बेच सकते हैं 160 पर केजी के हिसाब से। तो सर 160 इंटू 10,000। ठीक है। तो सर दोनों में से हायर कौन सा है? सर बेहतर है कि इसको हम फर्दर प्रोसेस करके, ठीक है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगी, हम इसको रीटा की परचेज कॉस्ट सेव करवा देते हैं इससे, इसका ये इस्तेमाल ले लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर है कि रीटा की परचेज कॉस्ट को ये सेव कर देगा, बावजूद इसके कि इस पे प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी फिर भी ये ज्यादा कॉस्ट सेव कर जाएगा। सो हायर ऑफ ए एंड बी 1750000। ठीक है सर। ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग रॉ मटेरियल तो 1750000। नहीं सर, यहाँ प्लेस करते हैं। ठीक हो गया सर। बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब अगेन अगर इस सवाल को हम अगर रेलेवेंट कॉस्टिंग की जबान में करें, यानी कि इसको यहां अगर ले जाया जाए, तो हम क्या करेंगे? बेनिफिट फोरगॉन, यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल, वो यहां पे ले रहे होंगे। यही सवाल कल हमने किया है बिल्कुल इसी तरह से। ये क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल। जब हम इस मटेरियल को इस्तेमाल करेंगे, अपने जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है इसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब फैक्ट्री कैरी ऑन होगी, तो फिर हम इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज से जो बेनिफिट है वो फोरगो कर रहे होंगे, यानी कि डिस्पोजल वैल्यू फोरगो कर रहे होंगे, या इसको किसी और कॉन्ट्रैक्ट में जो इस्तेमाल हो सकता था उसकी सेविंग फोरगो कर रहे होंगे। तो फिर उसको उस जबान में एक्सप्रेस किया जाएगा। लेकिन हम चूंकि ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन सिचुएशन से कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां पे इसको एज बेनिफिट ले लिया। लेकिन अब साथ ही मुझे यहां पे मटेरियल की कॉस्ट भी लेनी है, जो इजाफी मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल है। ठीक है। तो मैं यूं करता हूं, यहां पे जो एडिशनल मटेरियल है उसकी कॉस्ट ले लेता हूं। क्या ख्याल है? जब यहां पे आएंगे तो एडिशनल मटेरियल तो मुझे खरीदना पड़ेगा। अब ये चीज जरा ध्यान से आपने देखनी है। बेटा आपकी 50,000 यूनिट्स की, इसको मैं कह देता हूँ यूनिट्स, और इसको मैं कह देता हूँ कॉस्ट। इसको बल्कि चल नीचे ले जाते हैं, इसको अलहदा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ एडिशनल मटेरियल। ठीक है जी। इन केस ऑफ कंटिन्यूएशन। ठीक है। ये देखें, अब ये देखो जी, आपकी यूनिट्स 5,000 है, 50,000 है। ये बजट से देखें, 50,000 यूनिट्स के इवज मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी बियर करनी है? यानी कि अगर मैंने 9 माह का काम करना है तो 36 मिलियन का मटेरियल चाहिए, और यूनिट्स मेरे पास इसके लिए कितने थे? 50,000। ठीक हो गया। कितनी कॉस्ट का मटेरियल चाहिए? 36 मिलियन, यानी कि 36,000 कर लेते हैं, अगर मैं इसको 1000 में ले लेता हूँ तो। ठीक है। इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे नीचे लाइन लगा देता हूँ। अब देखें मैंने कितने यूनिट्स बनाने हैं। अब मैंने सर 45,000 यूनिट्स बनाने हैं। इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? सर सिंपल सा काम है, जरा मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि 45,000 50,000 का कितना है। सिंपल यूनिट मेथड कि 50,000 की कॉस्ट अगर 36 मिलियन है तो 45,000 की कॉस्ट कितनी होगी? तो सर ये बेसिकली आपका क्या बनेगा? ये देखें, 36 मिलियन 1000 इंटू 40,000 ओवर 50,000। आप परसेंटेज बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि यार ये जो यूनिट्स अब मैंने लेने हैं, 2,000 हाउ मच ऑफ द 50,000, यहां से भी कर सकते हो। वो सर 90% है, यानी कि अब मैंने 50,000 यूनिट्स नहीं बनाने, अब मैंने 45,000 यूनिट्स बनाने हैं, और वो 90% यूनिट्स बन रहे हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग बजट। नाउ आई हैव टू प्रोड्यूस 90% यूनिट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बजट, तो सर कॉस्ट भी 90% ले लेना। तो बहरहाल यहां से भी कर सकते हैं, 36 मिलियन का 90% कर लो, या ये मैंने सिंपल यूनिट मेथड लगाया, कुछ भी नहीं किया, कि 50,000 यूनिट्स की कॉस्ट 36 मिलियन है, तो 45,000 की कितनी होगी, तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। 36,000 इंटू 45 ओवर 50, तो सर 32.4 मिलियन। ठीक है सर।
अब इंटरेस्टिंगली मैं दो चीजें यहां पे अब एक तो जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे पास अब कुछ मटेरियल भी मौजूद है, ठीक है। पहली बात मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मुझे सवाल में उसने रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ कि एक यूनिट में कितने केजीज लगते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसने सवाल में मुझे जो रॉ मटेरियल दिए हैं ना, वो कितने केजीज हैं, 10,000 केजीज हैं। अब मुझे अगर या तो पता होता कि जैसे उसने कल के सवाल में बताया हुआ था कि 50,000 यूनिट का मतलब 50,000 केजी, अगर बता देता तो ठीक था, नहीं बताया। अब यहाँ मुझे एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख देता हूं, इट इज एज्यूम्ड, नीचे स्टेटमेंट में लिख देते हैं, assumed that 1 unit of finished, या यूं कह सकते हैं, it is assumed that 1 kg of raw material is used in 1 unit of a finished product, ठीक है। अच्छा, हम इसको अगर ना भी कंसिडर करें ना, तो हम कॉस्ट की जबान में तो बात कर ही सकते हैं कि यार मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये क्या था, ये क्या था, ओरिजिनल बजट। सबके पहले आइटम्स लिखते हैं, ये था ओरिजिनल बजट, ये हो गया रिवाइज्ड बजट। अब ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है, उसकी कॉस्ट क्या है, मुझे उसने कॉस्ट बताई हुई है जी, बिल्कुल बताई हुई है, 3.4 मिलियन, ऐसा ही है। ये जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है, इसकी कॉस्ट क्या है, 3.4 मिलियन। मैं अगर कॉस्ट की जबान में ही बात कर लूं, मैं ना मैं डिफरेंस रखूं ही ना कि भाई ये यूनिट्स हैं, ये केजीज हैं, कॉस्ट की जबान में तो हम बात कर ही सकते हैं। क्या ख्याल है, ऐसे भी तो कर सकते हैं, भाई इसको मैं यूनिट्स कह दूं, इसको मैं यूनिट्स कह दूं, जो जो जिस जिस जबान में उसने बात की हुई है उसी अंदाज में बात की जाए। और मेरे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल मौजूद है 10,000 केजी का, लेकिन हर चीज कॉस्ट में एक्सप्रेस हुई हुई है। तो मैं अगर यूनिट्स और कॉस्ट के झंझट में पढ़ूं भी ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है। क्या ख्याल है? अब पता ये चला कि मुझे एडिशनल मटेरियल कितना चाहिए इसके लिए, एडिशनल मटेरियल कितना चाहिए, सर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, कितना, 29 मिलियन का एडिशनल मटेरियल चाहिए। ठीक है सर, मैं फिर रिपीट करता हूं, ओरिजिनल बजट क्या कहता था, ये है ओरिजिनल बजट, कि भाई 50,000 यूनिट्स बनाने हैं और इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 36 मिलियन। रिवाइज बजट क्या था कि भाई मुझे 45,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो पता ये चला कि अब अपडेटेड कॉस्ट क्या है, सिंपल प्रो रेट किया है मैंने। अगर 50 की कॉस्ट इतनी है तो 45 की कितनी होगी, तो पता चला 32.4 मिलियन। ऑलरेडी मटेरियल मेरे पास 3.4 मिलियन की कॉस्ट का मौजूद है मेरे पास, तो वो मैंने माइनस किया तो मालूम हुआ कि एडिशनल मटेरियल कितनी कॉस्ट का चाहिए। ठीक है। तो अगेन ये ना भी अगर मैं एज्यूम करूं, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो मेरा गुजारा है, हमें कोई जरूरत भी नहीं है इसकी एजम्पशन लेने की, लेनी है तो ले लें, नहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपने काम सारा कॉस्ट की बेस पे करना है। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन डू द वर्किंग। लेकिन अब अगेन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, देखो आप अभी कहाँ पे खड़े हुए हो, 1 अप्रैल पे, ठीक है, डन है। 1 अप्रैल पे आप खड़े हुए हैं, ये जो कॉस्टिंग हुई हुई थी, ये कब कॉस्टिंग हुई होगी, ये ओरिजिनल बजट की, सर आज से 3 माह पहले आपने जब बजट बनाया था ये वाला, ये तो आपने पूरे साल के शुरू में बजट बनाया था। ये बजट आपने बनाया होगा पिछले साल के दिसंबर में, दिसंबर 2021 में बजट बनाया था। और अब 3 माह गुजर चुके हैं, आप 1 अप्रैल पे खड़े हो, 3 माह में प्राइसेस आगे पीछे भी हो सकती हैं। हमें इस चीज की कोई इंडिकेशन सवाल में नहीं दी गई कि ये जो कॉस्ट है, ये जो 36 मिलियन की कॉस्ट हमें नजर आ रही है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं आई। तो हमें चूंकि उसने कुछ नहीं बताया हुआ, तो हम एज्यूम कर रहे हैं क्या, एज्यूम दैट दिस इज करंट कॉस्ट। क्योंकि देखें बेटा, आपकी जो अब कॉस्ट आएगी, जो मजीद मटेरियल आपने खरीदना है, जो मजीद मटेरियल आपने खरीदना है, वो करंट कॉस्ट में होना चाहिए ना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में होना चाहिए, स्टॉक में तो आपके पास मौजूद नहीं है। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। ये मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसी के हिसाब से अब आपने अपना रिवाइज्ड बजट जो है और जो रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्टिंग की है ना, ये देखें रिवाइज्ड बजट जो है उसकी कॉस्ट 32.4 मिलियन, ये आपने इसके हिसाब से निकाली है। अकॉर्डिंगली ये देखें, ये जो एडिशनल मटेरियल, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल मेरे पास है, ये भी देखें, अगर हम सवाल में देखें, उसने कहा है कि जी जो क्लोजिंग मटेरियल मेरे पास है उसकी कॉस्ट ये है, ये देखें, ये तो आज की डेट का है, 1 अप्रैल का, लेकिन ये क्लोजिंग मटेरियल है, इसकी कॉस्ट ये फाइफो से कैलकुलेट हुआ है, ये वेटेड एवरेज से कैलकुलेट हुआ है, ये लेटेस्ट प्राइस पे है, पुरानी के ऊपर है, किसके ऊपर है, तो ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो ये भी मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि ये भी लेटेस्ट प्राइस पे है, दैट दिस इज एट लेटेस्ट प्राइस। तो अकॉर्डिंगली जो एडिशनल मटेरियल मैंने अब निकालना है, ये भी अकॉर्डिंगली लेटेस्ट प्राइस पे है,
या करंट प्राइस पे है? ये मुझे एक सवाल में थोड़ा सा था कि यार ये बच्चे का जहन सवाल में जाना चाहिए, ऑल दो मुझे नहीं पता कितनी डिटेल से करवाएगा या नहीं करवाएगा, लेकिन मैंने इस पॉइंट को एड्रेस करना था कि हम उस पॉइंट को बेशक छोड़ ही देते हैं कि आप एज्यूम ना करें। पहली बात तो यह है कि एक यूनिट में 1 केजी लगते हैं, 2 लगते हैं, जो मर्जी लगते फिरें। हमें यहाँ पे चूंकि डाटा जिस अंदाज में दिया गया है उसमें द ओनली वे थ्रू विच वी कैन वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल मटेरियल रिक्वायर्ड इज कि हम सारा सवाल कॉस्ट के अंदाज में करें। ठीक है, लेकिन कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है टाइमिंग का। जो बजट की इंफॉर्मेशन है वो 3 माह पहले की है, जैसे मैंने अभी बताया। तो और जाहिर है हमें अब जो एडिशनल मटेरियल चाहिए वो तो करंट कॉस्ट का चाहिए कि मार्केट से हमने खरीदना है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 माह में कोई चेंज नहीं आया, तो यही करंट कॉस्ट है, ये भी करंट कॉस्ट है। इसी तरह से जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिसकी उसने कॉस्ट दी हुई है 10,000 केजी की 3.4 मिलियन, तो ये भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेटेस्ट प्राइस के ऊपर ही है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एडिशनल मटेरियल आएगा वो भी लेटेस्ट कॉस्ट का आएगा। सो दिस इज हाउ द एडिशनल मटेरियल कॉस्ट बी कैलकुलेटेड। अगेन ये सवाल टू सवाल जो भी वो कॉम्प्लेक्सिटी डालना चाहे वो डाल सकता है। ये कल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इस तरह की कोई भी, उसने सीधी सीधी दे दी थी कि भाई अगर मार्केट से खरीदेंगे तो किस तरह से खरीदेंगे, वही उसने अपडेटेड जो ऊपर बजट दिया हुआ था वहां से हमने मटेरियल कॉस्ट निकाली और हमने कैलकुलेशंस कर ली। तो यहां भी देखें फर्क ये है कि जो कल का सवाल था ना वो फ्रेश बजट था, वो अभी अभी आप बैठ के बजट कर रहे थे। ठीक है, और अभी आपने फैसला करना है, अभी बजट तैयार किया, ये देखें वर बजटेड एट ये। ठीक है, और साथ ही हमने ये देखा कि ये वाला एक रिजल्ट आ गया हमारे सामने कि भाई लोग छोड़ के चले गए हैं, और अब हमने ये करना है कि पूरे 12 महीने या फैक्ट्री रेंट आउट कर दें या अभी जो है इसको कंटिन्यू करें पूरे 12 महीने के लिए। तो वो तो ये था कि बजट बना है, साथ ही लेबर का रिएक्शन आया है, और अब साथ ही आपने फैसला करना है कि अगले 12 महीने क्या करें। यहाँ पे 3 माह का डिफरेंस है, तो 3 माह के डिफरेंस से भी सर रेट्स तो चेंज हो सकते हैं, क्या ख्याल है? यहाँ पे आपने जब बजट बनाया अगले 12 महीने का, तो बजट बनाने के बाद फैसला किया कि 31 दिसंबर को लॉक कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे, क्लोज आउट कर देंगे। 3 माह गुजरे तो उसके बाद आपको ये फैसला करना पड़ रहा है, और अब आप 1 अप्रैल पे खड़े हुए हो। तो इसमें और पिछले सवाल में फर्क यह है कि पिछले सवाल में आपके शुरू में ही लोगों जो स्किल्ड लेबर थी वो छोड़ के आपको चली गई थी, और फौरन आपने फैसला करना था कि भाई अगले 12 महीने क्या करें, तो वो सारी प्राइसेस फ्रेश थी। तो अब 3 माह का गैप है, आपको जो अभी इस सवाल में बजट दिया गया है वो 9 माह के लिए बजट दिया गया है बेस्ड ऑन द बजट जो आपने पूरे 12 महीने के लिए प्रिपेयर किया था इस साल के शुरू में, और अब आप खड़े हो 1 अप्रैल को। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 माह के गैप की वजह से, ये अगर पॉसिबल पॉइंट आपके जहन में है तो मैंने उसको क्लैरिफाई किया है कि मैंने इसको अज्यूम किया है कि ये जो ओरिजिनल बजट में था इस यही चेंज यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो सारा सवाल मैंने फिर इस हिसाब से कॉस्ट के ऊपर ही रहते हुए ही सॉल्व किया है। सो द कॉस्ट ऑफ एडिशनल रॉ मटेरियल इज, वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देते हैं, इट इज 29,000। और जाहिर है कि बेटा ये कॉस्ट यहां पे नहीं आएगी अगर मैं शट डाउन करूंगा फैक्ट्री। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं जी। डिफेक्टिव यूनिट छोड़ दें, बल्कि यहाँ पे चलते हैं ना, सीक्वेंस से चलते हैं। एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड बी पेड टू द फैक्ट्री सुपरवाइजर। जी सर, यहाँ पे कॉस्ट दोनों केस में मुझे बियर करनी है, अगर मैं शट डाउन भी कर दूं अगर मैं चलाऊं भी, दोनों के केसेस में, लेकिन डिफरेंट अमाउंट से पड़नी है। तो सर हम डिफरेंट अमाउंट से कॉस्ट ले लेंगे। सर अगर हम शट डाउन कर देते हैं कराची फैक्ट्री को तो हमें क्या बेनिफिट रिसीव, हमें क्या कॉस्ट पे करनी है? फैक्ट्री सुपरवाइजर कॉस्ट। जी सर, शट डाउन करेंगे तो 9 माह नहीं पूरे 12 माह की हमने सैलरी पे करनी है। ये देखें, ये जो हमारी कितनी है, ये है सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर। ठीक है, 3.6 मिलियन, जो कि ऊपर वाली कॉस्ट किस में, बजटेड फिक्स कॉस्ट में शामिल है। और ये सारी की सारी कॉस्ट और बेनिफिट्स जो है वो 9 माह के हैं। ठीक है, तो ये देखें कितनी कॉस्ट है जी इसकी फैक्ट्री सुपरवाइजर की जी, 3.6 मिलियन की है फॉर 9 मंथ्स। तो सर 12 माह की कितनी होगी? सिंपल, ओवर 9 0 12, 4.8 मिलियन। लेकिन यही फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट आपको अगर फैक्ट्री कंटिन्यूड रखते हैं तो नॉर्मल कॉस्ट बियर करनी है कितनी, 3.6 मिलियन। और वो मैंने मसाला यहाँ पे जो है अमाउंट मिलियंस में ले ली थी, थाउजेंड्स में ले ली थी, 12 इसको मैंने मिलियंस में कर दिया सारा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
तो मैं ये जो क्लोज डाउन है इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ले जी, ये वाला एक पॉइंट आ गया कि अगर अर्ली टर्मिनेशन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम जो थर्ड पार्टी की सेल ऑफिसर्स की कॉस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल जो है, अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो फिर हमें पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी 30%। वर्सेस हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनको रिलोकेट कर दें। तो सर, अगर हम शट डाउन करते हैं तो हम पेनल्टी कॉस्ट या रिलोकेशन कॉस्ट बियर कर लेंगे, और इनकी जो नॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट है जो कि कहाँ आ रही है सर, ये सेलिंग एक्सपेंसेस में 8.2 मिलियन, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हम यूं करते हैं कि इस कॉस्ट को पहले इवेल्युएट कर लेते हैं वर्किंग में जाके कि कौन सी कॉस्ट मुझे सस्ती पड़ती है, जो कि मैं कर चुका हूँ टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेट बन रहा है तो इसलिए इसको अलग से कर रहा हूँ। जी सर, पेनल्टी कॉस्ट कितनी पड़ती है हमें? पेनल्टी कॉस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है कितनी है, 8.2 मिलियन, उसकी सर 30%, एंड दिस अमाउंट इज हाउ मच, 8.2 मिलियन इंटू 30%। और सर, ये ज्यादा है या इसके मुकाबले में रिलोकेशन की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है? रिलोकेशन की कॉस्ट उसने कितनी दी हुई है सवाल के अंदर? सर वो कह रहा है कि अगर रिलोकेट करेंगे स्टाफ को तो आपको कॉस्ट पड़ेगी सर इसकी, अल्लाह आपका भला करे, ये है जी। फॉर दिस पर्पस ऑल्टरनेटिवली आप स्टाफ को लाहौर फैक्ट्री में भी रिलोकेट कर सकते हैं, आपने बस रिलोकेशन अलाउंस पे करना है। वो जो 8.2 मिलियन की कॉस्ट है वो आपकी सेव हो जाएगी, वो लाहौर फैक्ट्री ही फिर बियर करेगी। तो रिलोकेशन अलाउंस कितना आपने देना है जी? 2 मिलियन का। जाहिर है लाहौर कहाँ कराची कहाँ, तो फिर आपने ये अलाउंस पे करना है उनको। तो सर ये ज्यादा बेहतर है कि आप उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करें, ठीक है, उनको लगा रहने दें, अपने साथ अटैच रखें, दूसरी फैक्ट्री में इसको भिजवा दें, कंपनी को कहें कि जी हम आप अपनी दूसरी फैक्ट्री में इसको अकोमोडेट कर लें, और आप रिलोकेशन अलाउंस जो है, रिलोकेशन की जो कॉस्ट है वो आप सर बियर कर लें। तो सर लोअर ऑफ द टू कॉस्ट, लोअर ऑफ द टू कॉस्ट ये आप बियर करेंगे। तो सर कौन सी कॉस्ट लोअर है? रिलोकेशन की कॉस्ट आपके लिए लोअर है। एक मिनट दीजिएगा जी। जी जनाब, तो रिलोकेशन अलाउंस आपका कम कॉस्टली है तो हम ये बियर करेंगे, यानी कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पिछले दो सवाल बतौर मिसाल देखे थे, कि जैसे वो जो हमारा कंसल्टेंट था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो पेनल्टी कॉस्ट बियर कर लेंगे और दूसरी कॉस्ट सेव कर लेंगे। फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा एक और कॉस्ट भी उसने अटैच कर दी है कि दोनों में से जो कम कॉस्ट पड़ती है सर आप उसकी तरफ मूव कर दें। यहाँ पे इन कॉस्ट के साथ उसने ऑप्शन अटैच कर दी है कि या तो पेनल्टी कॉस्ट बियर कर लो या इनको रिलोकेट कर लो। तो जाहिर है इसमें से, तो जाहिर है इसमें से जो कम कॉस्ट पड़ेगी आपको आप उसकी तरफ मूव करेंगे। हाँ, जो नॉर्मल कॉस्ट है वो तो आपकी सेव हो जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है। लेकिन फर्क क्या होगा कि मैं यहाँ पे कॉस्ट सेव्ड को यहाँ नहीं लूंगा, उसको बतौर कॉस्ट वहां पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, रीलोकेशन कॉस्ट यहाँ पे ले लेंगे, इसके रेफरेंस वर्किंग नंबर 3 है मेरा ख्याल है, वर्किंग नंबर 3 को रिलोकेशन कॉस्ट यहाँ पे हम ले लेंगे जी 2 मिलियन। लेकिन यहाँ पे आपको और देखें अगेन, मैं पहले बना लेता हूँ, यहाँ पे रिलोकेशन की कॉस्ट पड़ जाएगी आपको लोअर ऑफ द टू कॉस्ट, ठीक है, या तो पेनल्टी या रिलोकेशन, तो ये लोअर थी, ये कॉस्ट पड़ गई लेस, लेस कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट
या यूं कह लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स स्टाफ कॉस्ट सेव्ड, वो सेव हो जाएगी, और वो कितनी है 8.2 मिलियन। लेकिन ये चले पहले बना रहा हूं, ये एक चीज है ठीक है, कि जब हम फैक्ट्री शट डाउन करेंगे तो रिलोकेशन की कॉस्ट बढ़ गई, जो कि लोअर थी इन कंपैरिजन विद द पेनल्टी कॉस्ट, ये कॉस्ट बढ़ गई, और कॉन्ट्रेक्चुअल सेल स्टाफ की जो कॉस्ट है वो सेव हो गई। लेकिन चूंकि हम ये सेव्ड फोरगॉन की जबान में बात ही नहीं कर रहे, हम तो ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन की जबान में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको यहां से उठा रहा हूं और यहां पे बतौर कॉस्ट प्लेस कर रहा हूं, यानी कि ये यहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्ट आपको पड़ जाएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल स्टाफ कॉस्ट, ठीक है सर, और वो कितनी है 8.2 मिलियन। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा है ताकि मैं आपको पहले पहले फॉर्मेट के अंदाज में समझा दूं, क्योंकि आप उसमें जरा ज्यादा ट्यून्ड है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस। तो इसको भी एग्जामिनर ने सही ट्रीट नहीं किया हुआ, बहरहाल ये दो आइटम्स हैं, तो इसमें हो सकता है तो मेरा इख्तलाफ है एग्जामिनर की ट्रीटमेंट के साथ, ये मैंने आपको सही ट्रीटमेंट के साथ सोल्यूशन इसका दे दिया। ले सर, उसके बाद जरा यहाँ पे चलते हैं कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर उस केस में क्या होगा। एक तो स्किल्ड लेबर है सर, उसके बारे में उसने बताया हुआ है। एक तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यूनिट्स 45,000 यूनिट्स होंगे, रेट आपका सर 500 पर और होगा, घंटे कितने लगेंगे वो हमें आगे पता चलेगा किससे, बैचेस से। तो मेरा ख्याल है चलते हैं और जरा थोड़ी सी जो हमारी लेबर कॉस्टिंग है उसकी तरफ मूव करते हैं। वर्किंग नंबर 4। तो सर इसके लिए सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बैचेस। जी सर, नंबर ऑफ बैचेस हमारे कितने हैं, हमारे यूनिट्स बेटा कितने हैं, 45,000 यूनिट्स हैं। ओवर बैच साइज कितना है, उसने सवाल में हमें बताया हुआ है कि बैच साइज हमारे पास है, अल्लाह आपका भला करे जी, 3,000 यूनिट्स है, ठीक है। 45,000 यूनिट्स ओवर 3,000, तो ये सर 15 बैचेस आपके बन रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं जी, ये जरा ज्यादा बेहतर है। जी 15 बैचेस आपके बन रहे हैं। और उसने सवाल में क्या कहा है सर, कि आपका जो लर्निंग कर्व है वो कितनी देर तक चलेगा जी, वो हमारा ये फर्स्ट 5 बैचेस पे चलेगा। तो सर हम कैसे करेंगे जी, 15 बैचेस पे मुश्तमिल है 45,000 जो हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो नई लेबर आ रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है तो उसके लिए तो लर्निंग कर्व ही लगेगा, क्योंकि पिछली लेबर तो अब जा चुकी, तो अब जब नई लेबर आएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आएगी, तो उसके लिए तो लर्निंग कर्व एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो हर नया यूनिट बनाएंगे तो नए यूनिट पे बनाने पे जो टाइम आएगा वो पिछले यूनिट के पे जो लगा हुआ टाइम था उससे कम टाइम लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी लर्निंग डेवलप होगी, और फिर वक्त आएगा कि उसके बाद उनकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। तो बहरहाल लर्निंग जो है वो बैचेस के अंदाज में है, तो यहाँ पे यूनिट्स तो नए नहीं बन रहे, लेकिन जो लेबर आ रही है वो नई है, तो उनके ऊपर लर्निंग अप्लाई होगी बहरहाल। तो सर पहले बैच का जो टाइम है वो 2750 है, तो सर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस, फिर टाइम टेकन फॉर द रिमेनिंग 10 बैचेस। तो हम उसके लिए क्या कर रहे होंगे कि टाइम टेकन फॉर द फिफ्थ बैच निकालेंगे, जो फिफ्थ बैच का टाइम है वही अगले 10 बैचेस पे अप्लाई हो रहा होगा। तो देखें हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये देखें, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 5 बैचेस, और फिर टाइम टेकन फॉर नेक्स्ट 10 बैचेस, इससे हमारे पास आ जाएगा टाइम टेकन फॉर 15 बैचेस, ठीक है सर। इस तरह से हम ब्रेकअप के अंदाज में इसको टोटल कर लेंगे। तो सर इसके लिए जरा वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर 4.1 कह देता हूँ जी, ये भी इसी वर्किंग से आ जाएगा, ये भी पार्शली उसी वर्किंग से आ जाएगा। बनाते हैं जी एक और वर्किंग, वर्किंग 4.1 उसी की एक्सटेंशन है। जी सर, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 5 बैचेस और टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 4 बैचेस, इन दोनों का सर हम जरा कंपैरिजन कर लेते हैं, ले सर। तो ये देखें ये कैसे होगा जी, 5 इंटू पहले बैच का टाइम कितना है 2750, 2750 इंटू 5 रेस पावर कितना उसने फैक्टर दिया हुआ है, -0.152, -0.152, इसको सर हम ले जाते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है जी, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। चलो जी, तो ये आ जाएगा टोटल टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस। इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी टोटल टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट 4 बैचेस, सॉरी फर्स्ट 4 बैचेस, ठीक है।
तो मैं यहाँ से इसको कंसल्ट करके यहाँ पे जो रेलेवेंट फिगर बनती है वो मैं पुट कर देता हूँ। सो टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस बनती है 10766। 10766 ये बेटा आपके और है। और जो टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 4 आवर्स हैं वो, सॉरी, फॉर द फर्स्ट 4 बैचेस हैं वो 8910 है। ये है टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 4 बैचेस। तो यहां से क्या आ जाएगा? टाइम टेकन फॉर 5th बैच। ठीक है सर। सो 5th बैच का टाइम कितना है? 1856। ले सर, सो टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस हमारे पास आ गया 10766। ठीक है जी। और टाइम टेकन फॉर द नेक्स्ट 10 बैचेस, जो 5वें बैच का टाइम है वही अगले 10 बैचेस का टाइम होगा। ये देखें सर, 1856 इंटू 10। 1856 का रेफरेंस जो है वो अगेन बेटा आप यहाँ पे दे सकते हो, वर्किंग नंबर 4.1। ये देखें जी, वर्किंग नंबर 4 चलें जी, 1856 इंटू 10। ले सर, टोटल हमारा टाइम निकला आया 29,326 आवर्स। ये जी टोटल घंटे हमारे पास आ गए। और बेटा कॉस्ट मेरे पास, रेट जो है वो पहले ही मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं लेबर कॉस्टिंग जो है वो कर सकता हूँ इजीली। तो सर, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 29,326 इंटू व्हाट इज द लेबर रेट। लेबर रेट ये उसने हमें बताया हुआ है, स्किल्ड लेबर का रेट जो हम हायर करेंगे उसको किस हिसाब से हायर करेंगे जी? 500 रुपये पर आवर के हिसाब से। 500। सो 14,663 रुपीज, 14,663,000। नहीं सर, इसको ऊपर प्लेस करते हैं। ये लेबर कॉस्ट हमारे पास आ गई। 14,663,000। ठीक है, दिस इज द लेबर कॉस्ट। तो एक लेबर कॉस्ट आ गई सर हमारे पास। उसके बाद ये देखें, वेरिएबल ओवरहेड्स की इसने कहानी सुनाई हुई है। क्या कहानी सुनाई हुई है? इसमें भी देखें दो ऑप्शन उसने रख दी। कैसा हर हर पॉइंट में बेटा डिसीजन मेकिंग है। ये तो जो मुझे लग रहा है जो सिचुएशन है ये शायद पूरी क्लास इसी पे निकल जाए। चलो खैर, बहरहाल ये इसलिए मुझे पता था इसकी नोयत क्या है, और मैं इस पर टाइम भी ज्यादा स्पेंड करता हूँ ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो, कोई पॉइंट आपका हिले ना। क्योंकि ऑप्शन वर्सेस ऑप्शन, इसमें बड़े तरीके हैं करने के हैंडल, और आपने वो तमाम एंगल्स को बड़ा ध्यान से परखना और देखना होता है। इसलिए मैं इस पर टाइम भी लगाता हूँ, इसको बहुत ज्यादा रश थ्रू भी नहीं करता। चले खैर। तो सर, वेरिएबल ओवरहेड्स के हवाले से क्या बता रहा है कि बेटा इसमें इजाफा होगा 5% का, लेकिन इस इजाफे को बचा सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग की कॉस्ट बियर कर लें। तो सर हम दोनों अंदाज में सवाल को कर लेते हैं। ये देखें, अगेन ये ओरिजिनल बजट है हमारे पास जो कि आज से 3 माह पहले बना था। इसकी बेस पे जो कॉस्ट पर यूनिट बनती है वेरिएबल ओवरहेड्स की वो निकाल लेते हैं, और यही अज्यूम कर लेते हैं कि अभी भी यही कॉस्ट है और यही फ्यूचर में लगनी है। ठीक है सर। तो अगेन यहाँ पे एक एनालिसिस करना पड़ेगा। वर्किंग नंबर 5 पे जाते हैं। ये देखें, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर। जी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 11 मिलियन है और 50,000। ये थी एज पर द ओरिजिनल बजट, ये कहानी थी। ठीक है सर। ये कॉस्ट थी, कॉस्ट पर यूनिट थी ओरिजिनली। ये देखिए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 11 मिलियन और टोटल प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट्स की। ठीक हो गया सर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है सर हमारे पास? ये देखें, एक ऑप्शन ये है कि हम ये कॉस्ट बढ़ने दें
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इस सूरत में क्या होगी सर, 220। इसमें कितना इजाफा हो जाएगा, इंटू 1.05, और कितने यूनिट्स होंगे, 45,000। एक तो ये सिचुएशन है। ठीक, 220 इंटू 1.05 इंटू 45,000, ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी। सॉरी, इंटू 1.05 इंटू 45,000। ठीक है, 10.395 मिलियन। ऑप्शन नंबर टू क्या है कि सर हम ट्रेनिंग दे दें, फिर उस सूरत में ये कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। यानी उस सूरत में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ये आएगी, और साथ एक ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड हो जाएगी। और सर ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है, 4.5 लाख की ट्रेनिंग कॉस्ट है। उस सूरत में इसमें इजाफा नहीं होगा 5% का। और फिर हम निकाल लेते हैं क्या बनती है सर सिचुएशन, ये 220 इंटू 45,000। सर ये बन गया 10.35 मिलियन। तो सर बेहतर क्या है कि हम किसकी तरफ जाएं, सर ऑप्शन टू जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके केस में हमारी कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो सर बेहतर है कि ट्रेन कर लें स्टाफ को और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट को बढ़ने से बचा लें। सो ये हमारी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगी 10.35 मिलियन वर्किंग 5। ठीक है सर, चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा क्या है जी, लेबर कॉस्ट आ गई, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ गई जी। एक ये जो मशीन है इसको अकाउंट फॉर करना है। जी सर ये सिंपल है। यहाँ पे डिस्पोजल, सॉरी, डिस्पोजल वैल्यू ऑफ मशीन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे अगर हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, फैक्ट्री अगर शट डाउन कर देते हैं, तो सर अभी ये देखें उसने बताया हुआ है कि 31 मार्च पे कितनी डिस्पोजल वैल्यू मिलेगी, 2.8 मिलियन। ठीक है जी, 2.8 मिलियन। यहाँ पे डिस्पोजल वैल्यू कितनी मिलेगी जी हमें, यहाँ पे मिलेगी ये जो करंट सेल वैल्यू है, उसने बताया हुआ है। ठीक है, करंट सेल वैल्यू जो है उसका 80% हमें रिसीव होगी। मैं लाइन भी पढ़वा देता हूँ आपको, ये देख, इफ द फैक्ट्री कंटिन्यूज टू ऑपरेट, रीसेल वैल्यू कितनी होगी, 80% ऑफ द करंट रीसेल वैल्यू, ये हमें मिल जाएगी। अब इसी सवाल को आप डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन की जबान में भी बात कर सकते हैं। शटडाउन के केस में कोई डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन नहीं आएंगी, बल्कि हम यहां पे इसको डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन ले लेंगे 2.8 मिलियन का 20%, और ये बतौर कॉस्ट आ जाएगी। ये भी एक अंदाजा है, कल इस पे बात हुई थी हमारी। ठीक है, 2.8 मिलियन इंटू 80%। जी सर यहाँ पे हमें ये मिल जाएगी। अगेन देखो क्या होगा, जरा माइनस करो तो ये वही वाली बात होगी। ये देखो 2.8 मिलियन का 20% करो ना जरा। ठीक है, 5,60,000 हो गया। और जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2.8 मिलियन वहां डिस्पोजल प्रोसीड्स मिल जाएंगी, 2.24 मिलियन यहाँ डिस्पोजल प्रोसीड्स मिल जाएंगे। ये देखो दोनों का फर्क कितना है, 5,60,000। और ये यहाँ पे बतौर कॉस्ट ही आएगी 5,60,000, क्योंकि यहाँ पे कम इनकम है, इधर कम इनकम है 2.24 मिलियन, और इधर ज्यादा इनकम है, बात फिर वही आ जानी। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप चीज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दोनों तरीके हैं। नहीं सर ये वाली आइटम्स तो हमारी हो गई हैं। इसके अलावा जरा ऊपर से देख लेते हैं, ऊपर कोई आइटम तो नहीं है हमारी। मेरे ख्याल है एक सेल्स की आइटम रह गई है, वो उसको हमने देखना है। बाकी इसके अलावा मेरे ख्याल है मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ठीक है, डिफेक्टिव यूनिट्स इग्नोर्ड, डेप्रिसिएशन, सैलरी, टेक्निकल फी वो एडवांस में पे हो गई थी, संक कॉस्ट है, प्लांट मशीनरी डिस्पोजल, सेलिंग, बिल्कुल ठीक है। सारी आइटम्स इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। अब हमारी बेटा सिर्फ सेल्स रह गई है। इसके केस में ज़ाहिर है सर सेल रेवेन्यू भी आएगी, ऐसा ही है। तो सर ये सारे यहाँ पे मैंने इनकम्स और कॉस्ट ली थी, किसी में फर्क नहीं किया था। तो मैं यूं करता हूँ कि सबको जो बेनिफिट्स हैं, जो कॉस्ट है, उसको अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ।
जी, तो मैं सिर्फ इसकी जो आइटम्स हैं उसको एनलिस्ट कर रहा था, तो जो कन्वेंशंस थी मैंने उसको चेंज नहीं की। तो पेनल्टी कॉस्ट है, बेनिफिट, ये बेनिफिट हो गया। फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस होगी। रिलोकेशन कॉस्ट है, ये भी माइनस होगी। ये डिस्पोजल वैल्यू है, तो सर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। ये रेंटल इनकम है, ये बेनिफिट हमें रॉ मटेरियल से मिल गया, ये डिस्पोजल वैल्यू का बेनिफिट नहीं सर। इसी तरह से ये सेल रेवेन्यू है, ये ऐड होगा। एडिशनल मटेरियल की कॉस्ट भी करनी पड़ेगी, लेस होगी, ये भी लेस होगा। फैक्ट्री सुपरवाइजर की कॉस्ट, जी कॉन्ट्रेक्चुअल सेल स्टाफ की कॉस्ट ये भी लेस करनी है, और ये भी लेस करना है जी। लेबर कॉस्ट ये भी लेस होगी। डिस्पोजल वैल्यू ये इनकम है, ये हमें रिसीव हो जाएगी, तो सर इन सब को माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, चले। तो लेट्स नाउ गो टू द लास्ट वर्किंग, आई थिंक सो दैट इज वर्किंग नंबर 6 आई सपोज। चलो जी, वर्किंग नंबर 6 परफॉर्म करते हैं। जी सर, सेल रेवेन्यू। और सर कितने यूनिट्स हैं हमारे? 45,000 यूनिट्स हैं। अच्छा, अब जरा वर्किंग आपने समझनी है, सिंपल मैथमेटिक्स है वैसे। ये जो हमें रेवेन्यू नजर आ रहा है 83.75 मिलियन, ये 50,000 यूनिट्स का है। ठीक है। अब हम ये करते हैं कि भाई हमारी प्राइसेस हैं कितनी। उसने ये नहीं कहा कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो प्राइसेस में कोई चेंज आएगा, बस यूनिट्स ही चेंज होंगे। पहले 50,000 यूनिट्स का बजट बना हुआ था, अब 45,000 यूनिट्स का बनेगा। तो अब मैं जरा सिर्फ ये करने लगा हूं कि मैं जरा ये यही बजट यूज करते हुए, बजट की इंफॉर्मेशन यूज करते हुए, मैं जरा सेलिंग प्राइसेस निकाल लूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स जो है वो किस प्राइस पे बिकेंगी, और जो अदर देन द कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं, जो अदर कस्टमर्स हैं, उनकी सेल्स किस वैल्यू पे होंगी। उसने यही बताया हुआ ना, ये देखें। सेलिंग प्राइस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स 20% लोअर है, और 5% डिस्काउंट है किसके ऊपर? बजटेड के ऊपर, यानी कि दोनों अपनी नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस पे बिक रही हैं। तो आए जरा पहले वो कैलकुलेट करते हैं। लेट नॉर्मल सेल प्राइस बी एक्स। ठीक है सर। और एंड कंप्यूट सेलिंग प्राइसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर सेल्स। ठीक है सर। हम नॉर्मल सेल प्राइस को एक्स कह रहे हैं, और कंप्यूट करने लगे हैं किन की? सेलिंग प्राइसेस, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अदर सेल्स की। सिंपल इक्वेशन के जरिए से ये देखें जी। आपकी अगर नॉर्मल सेल प्राइस एक्स है, तो 0.8x किसकी सेल प्राइस होगी? सर कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स की, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उनकी प्राइस जो है 20% लोअर है। और सर उनके यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स भी निकाल देते हैं, ये देखें। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल यूनिट्स कितने? कॉन्ट्रेक्चुअल सेल यूनिट्स हैं आपके 50,000 का। उसने कहा है कि 75% जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स है। वो भी अलहदा निकाल देते हैं पहले हम। 50,000 इंटू 0.75, 2,37,500 यूनिट्स। और अदर सेल यूनिट्स, 50,000 का 25%, 12,500। ठीक है जी। ये अदर सेल यूनिट्स हैं। तो ले सर, अब इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, ये देखें। इसको हम चले, मैं पहले एक इक्वेशन बनाता हूं। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल रेवेन्यू प्लस अदर सेल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल सेल रेवेन्यू। ठीक है जी। इसे रफ आका हो जाएगा आप। ये एक इक्वेशन, इट्स वेरी मच सिंपल। क्या ख्याल है? सर कॉन्ट्रेक्चुअल सेल रेवेन्यू हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल सेल प्राइस अगर एक्स है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस 0.8x है। बिल्कुल ठीक है। इनटू, ये मैंने बड़ा एक्स इसलिए डाला है कि ये इनटू है। इनटू कितने कॉन्ट्रेक्चुअल सेल यूनिट्स कितने हैं? 37,500। ठीक है सर। अच्छा, अब हम नॉर्मल सेल्स पे आते हैं, अदर सेल्स पे आते हैं जी। सर इनकी प्राइस क्या होगी? 0.95x, ऐसा ही है ना? इनको भी 5% डिस्काउंट मिल रहा है। 0.95x इनटू 12,500 इज इक्वल टू टोटल सेल रेवेन्यू कितना है? ये ओरिजिनल बजट के ऊपर रह के वर्किंग कर रहा हूँ। टोटल सेल रेवेन्यू है 83.75 मिलियन। 83.75 मिलियन। ले सर, यहां से एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एक्स कितना बन रहा है, इधर मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ।
0.8 इंटू 3। ले जी, एक्स जो है दैट इज रुपीज 2000 पर यूनिट। तो एक्स हमने क्या अज्यूम किया था, नॉर्मल सेल प्राइस। तो ये देखें, अब हम जरा कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस निकाल लेते हैं। वो कितनी है कॉन्ट्रेक्चुअल सेल प्राइस? सर 80% ऑफ द नॉर्मल सेल प्राइस, इसका 80%। और जो अदर सेल प्राइस है, अदर सेल प्राइस है, वो कितनी है सर? इसी 2000 का 0.95। 2000 का 80%, और ये क्या होगा 2000 का 0.95, 1600 और रुपीज 1600 पर यूनिट, और रुपीज 1900 पर यूनिट। तो ये तो सर हमने प्राइसेस निकाल ली है सारी की सारी, देखें मैथमेटिकली कैलकुलेट हुई है। तो देखें अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, एग्जिस्टिंग बजट को देखते हुए मैंने पहले सेल प्राइसेस निकाली हैं, क्योंकि मुझे प्राइसेस ही मालूम नहीं थी। क्योंकि अब हमने बेटा रेवेन्यू कैलकुलेट करना है 45,000 यूनिट्स का। अब उसने यहाँ पे एक शर्त बांध दी है, वो कह रहा है कि यार मैं जो जिन यूनिट्स को मैंने प्रायोरिटी देनी है ना, वो पता कौन से यूनिट्स हैं? सर वो हमारे हैं जी, इधर गए हैं, वो सर हमारे हैं जी कॉन्ट्रेक्चुअल सेल यूनिट्स। ये देखें, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स 75% है, विच वुड हैव टू बी फुलफिल्ड ऑन द प्रायोरिटी टू अवॉइड पेनल्टीज, वरना पेनल्टियां बढ़ जाएंगी। तो इसको प्रायोरिटी देनी है। बाकी अदर सेल्स हैं, इसका मतलब है हमने सेक्रीफाइस करने हैं ना 5000 यूनिट्स, वो हम अदर सेल से कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारी टोटल सेल्स कैसे निकलेंगी 45,000 की। ये देखिए अब हम निकालने लगे हैं सेल रेवेन्यू फॉर 45,000 यूनिट्स। जी सर, ये देख ऐसे निकलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल सेल रेवेन्यू, अदर सेल रेवेन्यू। जी, कॉन्ट्रेक्चुअल सेल रेवेन्यू क्या है जी हमारा? 1600। और यूनिट्स कितने हैं? ये तो हम सारे के सारे करेंगे 37,500। उसने कहा ये प्रायोरिटी पे है, इनकी प्राइस को इनके रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं है। जी सर, 1600 इंटू 37500, तो दैट्स हाउ मच, दैट इज 60 मिलियन। और जो अदर सेल रेवेन्यू है, ये देखें ना जी, 1900 इनकी प्राइस है। और ये कितने यूनिट्स होंगे ये देखें, अब 45,000 टोटल है। इसको भी अगर छोटी सी वर्किंग से आपने दिखाना है कि रिवाइज, बल्कि इसको इसी में साथ ही लिख देते हैं ना यार, अलग से क्या लिखना। 45,000 यूनिट्स हैं, और इसमें से 37,500 यूनिट्स निकल गए, तो बाकी किसके यूनिट्स हैं सर? बाकी अदर सेल के यूनिट्स। क्योंकि अब हमें इसी तरह से बैलेंसिंग निकालना होगा। अब 12,500 नहीं हम बेच सकेंगे सर, क्योंकि 50,000 की बजाय आप 45,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो वैसे अगर निकालना है तो निकालने के कितना फर्क पड़ रहा है आपका? 45,000 यूनिट्स माइनस 37500, तो सर अब 7,500 यूनिट्स आप बेच रहे हैं, ठीक है। पहले आप 12,500 बेच रहे थे, अब आप 7,500 बेच रहे हैं। टेक्निकली 5,000 का फर्क है। ये वही 5,000 का फर्क है जो आपके टोटल सेल यूनिट्स में फर्क है, क्योंकि हमारी क्या बात हुई हुई है कि सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल सेल्स हैं उनकी सेल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। जी, 45,000 माइनस 37,500 इंटू 1900, तो सर 14,250,000। व्हाट इज द टोटल सेल रेवेन्यू, आए कैलकुलेट करते हैं। 74.25 मिलियन।
ले सर, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो सर शट डाउन करना ज्यादा बेनिफिशियल है या कंटिन्यू करना ज्यादा बेनिफिशियल है? तो सर किसका नेट बेनिफिट ज्यादा है? सर शट डाउन करने का ज्यादा बेनिफिट है। तो सर आप इसको मेंशन कर देंगे, आप क्या कहेंगे कि इट इज फाइनेंशियली मोर बेनिफिशियल टू शट डाउन द फैक्ट्री, बिकॉज इन दिस केस देयर आर द नेट बेनिफिट्स ऑफ हाउ मच अमाउंट, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, ऐसे इसको लिख सकते हैं, नेट बेनिफिट ऑफ शटिंग डाउन। ये देखें, अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस ए बोल दूं, ये देखें इसको अगर मैं ए बोल दूं और इसको बी बोल दिया जाए, तो ए माइनस बी कितने है जी नेट बेनिफिट ऑफ शटिंग डाउन? जी सर 3.273 मिलियन। तो आप बताएं उसने क्या कहा है, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा जवाब देते हैं। कह रहा है विच ऑफ द टू बेनिफिट्स वुड बी मोर फाइनेंशियली बेनिफिशियल, तो हम कहते हैं इट इज फाइनेंशियली मोर बेनिफिशियल टू शट डाउन द फैक्ट्री एज द बेनिफिट of shutting down is rupees 3.273 million more than continuing it for remaining 9 months। ठीक है जी, दैट्स इट। जी जनाब, तो प्लीज टेक योर टाइम, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। तो बड़ा डिटेल में जी मैंने आपको इसको एलेबोरेट कर दिया है, ये क्या है, क्या बला है जी। बाकी बला थी, 20 नंबर का सवाल था, लेकिन अगेन इसमें अब डिपेंड करता है कौन कैसे इसको करवाता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको तमाम एंगल से जितनी डिटेल में डिस्कस कर सकूं इसको डिस्कस कर लूं, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है इसमें ना आए। ठीक है, तो मैंने बड़ा डिटेल में इसके इन्स और आउट्स को डिस्कस किया है, हर हर पॉइंट को। इसमें से देखें किस किस पॉइंट में चेंज कैसे कैसे हो सकती है, वो मैं हल्का सा आपको दोबारा बता देता हूँ। कि देखें, रेंटल इनकम तो इसी ऑप्शन की इनकम थी, यहाँ प्लेस कर ली। पेनल्टी कॉस्ट इसी ऑप्शन की कॉस्ट थी, मैंने यहां प्लेस कर ली। बेनिफिट फ्रॉम क्लोजिंग रॉ मटेरियल, देखें इसको मैंने बतौर बेनिफिट लिया है। जाहिर है अगर मैं फैक्ट्री को शट डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये वाली जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल है इसको मैं बेच सकूंगा, या इसकी जगह रीटा को परचेज होने से बचा लूंगा और उसकी कॉस्ट सेव कर लूंगा। तो जो हायर बेनिफिट है मुझे इस केस में मिल जाएगा फैक्ट्री को शट डाउन करने में। लेकिन ये बेनिफिट क्या यहां मिलेगा अगर मैं अपनी फैक्ट्री को कंटिन्यू रखता हूं? फिर तो ये मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल जो है मेरा वहां इस्तेमाल हो जाएगा, ये बेनिफिट यहां नहीं मिलेगा। तो इसी लाइन आइटम को एक्सप्रेस करने का दूसरा अंदाज क्या है, ये देखें, ये वाली जो आइटम आपको नजर आ रही है, इसको मैं यहां से उड़ाऊं और यहां पे शो करवा दूं क्या, एज बेनिफिट फोरगॉन। और इसको क्या कहा जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल। वो यहाँ पे 1.75 मिलियन एज कॉस्ट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसको चेंज करके यहाँ पे देखें, जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। ये देखो, इसको यहां से निकालता हूं और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल। तो अगर मैं इसको और यहाँ पे इसको जब कॉस्ट कहूंगा तो -1.7500, और इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही है ना, यहाँ तो उसको वहां पे कॉस्ट कहें या वहां पे कॉस्ट फोरगॉन, या वहां पे बेनिफिट या यहाँ पे बेनिफिट फोरगॉन। तो ये मैंने बेनिफिट फोरगॉन ही लिया है, जो रेलेवेंट कॉस्ट है इट इज बेनिफिट फोरगॉन। ये देखें यहाँ से उड़ाया है, अगेन ये देखें दोनों के नेट बेनिफिट में फर्क आया है। ये देखें वहीं का वहीं नेट बेनिफिट खड़ा हुआ है, इसको देखना है आपने, टोटल तो चेंज हो ही जाएंगे लेकिन नेट बेनिफिट देखना है। दोनों ऑप्शंस को बाय द एंड कंपेयर करेंगे, अगेन आप वहीं पे आगे खड़े हुए हैं। 3273 3.273 मिलियन का फर्क है। ये देखें मैंने वापस रिवर्ट कर दिया, इसको खत्म कर दिया।